एक दिन में हर सेकंड साइन इन करने पर रिवॉर्ड मिलेगा और हर रिवॉर्ड बिल्कुल यूनिक होगा। तुम सबसे पहले क्या चाहते हो? रात का वक्त और मोदू की सड़कों पर लग्जरी कार्स और लड़कियों के साथ घूमते अमीर लोग। इस बेकार जगह आए हुए पूरे 2.5 साल हो गए। दूसरे लोग स्काई होकर हारेम बनाते हैं और ओवर पावर बॉस बन जाते हैं, और तुम ग्रेजुएशन के बाद 2 महीने तक बेरोजगार एक 30 स्क्वायर फुट के कचरे जैसे रेंटेड रूम में पड़े हो, जहां घूमना भी मुश्किल है। इंस्टेंट नूडल्स खरीदने का पैसा तक खत्म होने वाला है। तुम बेड पर लेटे ऊपर वाले को गाली देने ही वाले थे कि अचानक फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। डिंग। तुम्हारी सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट बहन ने तुम्हें 2000 रुपए ट्रांसफर किए थे और स्क्रीन पर एक वॉइस नोट था, भाई माँ को डर है कि तू भूखा ना मर जाए, उन्होंने छुपकर खाने के लिए पैसे भेजे हैं, अगर वहां सर्वाइव नहीं कर पा रहा तो मेरे पास आ जा। तुम्हारी आंखें भर आईं और बिना किसी येगो के तुमने पैसे एक्सेप्ट कर लिए। इन कुछ सालों में तुम पूरी तरह ब्रोक हो गए थे। लिविंग एक्सपेंसेस के लिए फैमिली पर ही डिपेंड होना पड़ता था। तुम्हारी माँ, जो एक नया स्मार्टफोन लेने में भी 1000 बार सोचती हैं, वो तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। तुमने तुरंत अपनी माँ को कॉल किया, सोचा इस बार थोड़ा हीरो बनूंगा। माँ, आगे से बहन को पैसे भेजने मत देना, मैं खुद को सपोर्ट कर सकता हूँ। लेकिन फोन के दूसरी तरफ माँ पूरी तरह शॉक में थी। तू क्या बकवास कर रहा है? कॉलेज के टाइम मैं उसे सिर्फ 800 रुपए देती थी तुझे भेजने के लिए, ये 2000 रुपए मैंने उसे भेजने को नहीं कहा। बूम, तुम्हारे दिमाग में जैसे कोई बॉम्ब फट गया हो, ठंडे पसीने छूट गए। माँ ने पैसे नहीं भेजे तो बहन का अपना पॉकेट मनी कितना है? वो एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, उसके पास तुम्हें भेजने के लिए इतना एक्स्ट्रा कैश कहां से आया? कहीं ऐसा तो नहीं? तुम जितना सोचते तुम्हारी पैनिक उतनी बढ़ती जाती। दिल को जैसे किसी ने जोर से जकड़ लिया हो, सांस अटक गई थी। अगर तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए कोई बेवकूफी कर दी तो तुम 10,000 बार मरकर भी ये कर्ज नहीं चुका पाओगे। तुम्हारी आंखें लाल थीं, कांपते हुए हाथों से तुमने बहन का नंबर डायल करना चाहा, तभी अचानक तुम्हारे दिमाग में एक मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी। डिंग। 2.5 साल का प्रोबेशन पीरियड खत्म, सिस्टम बाइंडिंग की रिक्वेस्ट कर रहा है। तुम पहले तो चौंक गए और फिर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गईं। खुशी का ठिकाना नहीं रहा, दिमाग सुन पड़ गया। 2.5 साल, पूरे 2.5 साल। तुम्हें पता है मैंने ये 2.5 साल कैसे काटे हैं? मेरा चीट कोड आखिरकार एक्टिवेट हो गया। लेकिन इससे पहले कि तुम खुशी से चिल्लाते, सिस्टम की अगली लाइन ने तुम्हारी सारी एक्साइटमेंट पर ठंडा पानी डाल दिया। ये सिस्टम सिर्फ 24 आवर्स के लिए बाइंड होगा। इसका मेन फीचर है पर सेकंड साइन इन। रिवॉर्ड? क्या आप बाइंड करना चाहते हैं? क्या मजाक है? मैंने तुम्हारा 2.5 साल इंतजार किया और तुम मेरे साथ वन नाइट स्टैंड खेल रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तुमने दांत पीसते हुए चिल्लाया, बिंड करो, जल्दी करो। अगले ही सेकंड तुम्हें सुन्न कर देने वाले नोटिफिकेशंस मशीन गन की तरह तुम्हारे दिमाग में फायर होने लगे। डिंग। अनबाइंड होने में 23 आवर्स और 59 मिनट्स बाकी। डिंग। रिवॉर्ड में एक इन्फिनिट स्पेस मिला जहां से कुछ वापस नहीं जा सकता। डिंग। $1 बिलियन अकाउंट में क्रेडिट हो गए। डिंग। जेंडर टॉप टियर मेड्स डिस्पैच कर दी गई है। डिंग। 10 टन सॉलिड गोल्ड स्पेस में ड्रॉप हो गया है। डिंग। 10 मिलियन कैश डायरेक्ट तुम्हारे बैंक कार्ड में ट्रांसफर कर दिया गया। डिंग। 10 मिलियन एनर्जी क्रिस्टल्स इन्वेंटरी में आ गए हैं। तुम बस वो लगातार बजने वाली डिंग 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 सुनते रहे। पूरी तरह से सुन। अभी सिर्फ 6 सेकंड्स हुए थे। 6 सेकंड्स में तुम एक ऐसे लूजर से जो इंस्टेंट नूडल्स नहीं अफोर्ड कर सकता था, सीधा एक मल्टी मिलियनर बन गए। इस स्पीड से एक दिन में 86,400 सेकंड्स होते हैं। जब तुम सोकर उठोगे तुम सीधा पूरा प्लैनेट अर्थ खरीद सकते हो। लेकिन हर सेकंड बजने वाली ये आवाज तुम्हारे दिमाग का दही कर रही थी। तुमने तुरंत सिस्टम को म्यूट किया और बेड पर गिर पड़े। एक्साइटमेंट के मारे तुम बहन को कॉल करना भी भूल गए। अगले दिन जैसे ही आंख खुली, तुम्हारा पहला रिएक्शन अपना फोन उठाकर टेक्स्ट मैसेजेस चेक करना था। वो जीरोस की इतनी लंबी लाइन थी कि तुम्हारी आंखें चौंधिया गईं। पूरे 10 बिलियन RMB का करंट डिपॉजिट, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। तुमने बाहर जाना ही छोड़ दिया। पूरे दिन सिर्फ सबसे महंगा डिलीवरी फूड ऑर्डर किया और काउंटडाउन घूरते रहे। रात के 12 बजे तक सिस्टम में आखिरकार अपनी लास्ट लाइंस बोली। 1 लाख टॉप टियर बॉडीगार्ड डिस्पैच कर दिए गए हैं। $1 बिलियन ब्लैक कार्ड में जमा हो गए हैं। टाइम अप। सिस्टम अनबाइंड हो रहा है। होस्ट, अब तुम खुद मजे करो। सिस्टम जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से गायब हो गया। तुमने 2 बार उसे बुलाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। लेकिन तुम्हें रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। तुम्हारे दिमाग में अब सिर्फ एक ही थॉट था, मैं अब पूरी तरह से इनविंसिबल हूं। तुमने अपनी एनर्जी फोकस की और सीधा उस इनफाइनाइट स्पेस में एंटर कर गए जो आधी पृथ्वी जितना बड़ा था। सामने का नजारा देखकर तुम्हारे होश उड़ गए। ये कोई नॉर्मल स्पेस नहीं था, ये तो एक प्राइवेट एम्पायर था। बाईं तरफ एक पहाड़ जितना ऊंचा कैश डॉलर्स का ढेर लगा था। रफली कैलकुलेट करे तो पूरे 9 ट्रिलियन उसके पास ही 20 सुप्रीम ब्लैक कार्ड्स लाइन से रखे थे, जिनमें 1 बिलियन से लेकर $100 बिलियन तक का बैलेंस था। सब मिलाकर लगभग 1 ट्रिलियन। दाईं तरफ 40 मिलियन टन्स चमकता हुआ सॉलिड गोल्ड,
उसकी चमक से आंखें तक नहीं खुल रही थी। अगर तुम दुनिया के सारे बैंक्स भी लूट लो तो भी इतना सोना नहीं मिलेगा। और सबसे क्रेजी बात तो ये थी कि सामने के विशाल मैदान में एक एंडलेस आदमियों की फौज खड़ी थी। पूरे 1.5 मिलियन एब्सोल्यूट लॉयल सबॉर्डिनेट्स, 90 मिलियन फुल्ली आर्म्ड मसल बॉडीगार्ड्स, 4 मिलियन बेहद खूबसूरत टॉप टियर मेड्स और बाकी सब वर्ल्ड क्लास असैसिन्स, हैक, रूपीज मिरेकल डॉक्टर्स और साइंटिस्ट थे। इस क्रेजी लाइनअप के साथ तुम अब दुनिया के रिचेस्ट मैन को भी सरेआम गाली दे सकते हो और उसे घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी पड़ेगी। तुमने स्मर किया और अपनी मुट्ठी भींच ली। भाड़ में गई जॉब हंटिंग और भाड़ में गए वो घमंडी कैपिटलिस्ट बॉसेस जो तुम्हें नीचा दिखाते थे। आज से तुम इस शहर के सभी अमीरों को दिखा दोगे कि असली गॉड लेवल बॉस किसे कहते हैं। अभी तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की कमी है? पावर की, वेपन्स की। ऐसा नहीं है कि तुम्हें दुनिया पर कब्जा करने का कोई मास्टर प्लान बनाना है, लेकिन इस बेरहम दुनिया में पीसफुली सर्वाइव करने के लिए तुम्हारे हाथ में ट्रम्प कार्ड होना ही चाहिए। तुमने बस अपना हाथ घुमाया और सिस्टम स्पेस से सीधे 2 सूट वेयरिंग थग्स को समन कर लिया। 2.1 मीटर्स लंबे पहाड़ जैसे 2 जायंट बॉडीगार्ड जमीन पर लैंड करते ही सीधे 90 डिग्री बाव करके भारी आवाज में चिल्लाए, मास्टर, इस आने में वाले क्रिंज टाइटल ने तुम्हें अंदर तक हिला दिया। लेकिन इससे एक बात तो कंफर्म हो गई कि सिस्टम के दिए हुए सबऑर्डिनेट्स 100% लॉयल है। बस करो, आगे से मुझे यंग मास्टर बुलाना। यस यंग मास्टर। तुमने सेटिस्फैक्शन के साथ सिर हिलाया। अब जब शुरू कर ही दिया है तो तुमने अपने सारे ट्रम्प कार्ड्स बाहर निकाल लिए। स्विश स्विश स्विश। 10 टॉप टियर बॉडीगार्ड्स, एक गोल्ड मेडल बटलर, 6 एस स्पाइस और एक एलीट हैकर। पलक झपकते ही तुम्हारा वो कबाड़ खाना सा कमरा इतना भर गया कि पैर रखने की भी जगह नहीं बची। सबसे बड़ी सरप्राइज की बात तो ये थी कि उस हैकर के हाथ में एक साईफाई लेवल का अल्ट्रा थिन लैपटॉप था। यहां तक कि इन सभी खतरनाक लोगों के पास लेटेस्ट स्मार्टफोन्स भी थे। सिस्टम की ये आफ्टर सेल सर्विस सच में माइंड ब्लोइंग थी। तुमने तुरंत अपना प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया। हैकर, इस बिल्डिंग के आसपास के सारे सिक्योरिटी कैमरास और ब्लाइंड स्पॉट्स को तुरंत डिसेबल करो। बाकी बचे हुए 6 बॉडीगार्ड्स और 2 मिडिल एज स्पाइस तुरंत मेरे होम टाउन जाओ और 24/7 छुपकर मेरे पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करो। वो 2 40 समथिंग स्पाइस दिखने में एकदम नॉर्मल और फ्रेंडली लग रहे थे। उन्हें अगर मोहल्ले की आंटीज के बीच छोड़ दो तो कोई शक नहीं करेगा। इंफॉर्मेशन निकालने के लिए एकदम परफेक्ट। डन यंग मास्टर। आसपास के सारे कैमरास हैक हो चुके हैं। हैकर की उंगलियां कीबोर्ड पर इतनी तेज चल रही थी कि सिर्फ ब्लर दिख रहा था। उसने कोल्डली रिपोर्ट किया। तुमने उन्हें काश का एक बंडल पकड़ाया और वहां से रवाना किया। फिर तुमने 4 ऐसे स्पाइस को सिलेक्ट किया जो बिल्कुल कॉलेज स्टूडेंट्स जैसे दिखते थे। तुम लोग 2 टीम्स में बंट जाओ और मेरी 2nd ईयर सिस्टर और 3rd ईयर हाई स्कूल ब्रदर पर नजर रखो। ये कार्ड्स पकड़ो। फंडिंग की कोई टेंशन नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत बटलर को कांटेक्ट करना। पलक झपकते ही वो खचाखच भरा हुआ रेंटेड रूम खाली हो गया। अब वहां सिर्फ एक वफादार बटलर, सू लॉन्ग, तेज जीनियस हैकर सूबे और 2 पर्सनल बॉडीगार्ड्स बचे थे। शॉबे, तुरंत एक 5 स्टार होटल बुक करो। मैं इस कचरे वाली जगह पर एक और सेकंड नहीं रुक सकता। कल हम सीधा कैश डाउन पेमेंट देकर एक लग्जरी मैंशन खरीदेंगे। तुमने पूरे एटीट्यूड के साथ ऑर्डर दिया, लेकिन तभी तुम्हें एक डेडली प्रॉब्लम का एहसास हुआ। ये सारे लोग हवा में से जादू की तरह प्रकट हुए थे। टेक्निकली ये सब गोस्ट अकाउंट्स थे। देश में ऐसे बिना आइडेंटिटी के घूमना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। आइडेंटिटी का सीन क्या तुम हैंडल कर सकते हो? तुमने सूबे की तरफ देखा। सूबे के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्मर्क आ गया और उसने सीधे अपनी पॉकेट से ब्रांड न्यू आईडी कार्ड्स निकाल कर दिखा दिए। यंग मास्टर, टेंशन मत लीजिए, सारे प्रोफाइल्स सिस्टम में रजिस्टर्ड हैं। हमारा बैकग्राउंड एक न्यूबॉर्न बेबी से भी ज्यादा क्लीन है। डैम, मेरा सिस्टम ओपी है। तुमने मन ही मन खुश होकर अपने लैंडलॉर्ड को एक एंग्री टेक्स्ट भेजा कि तुम रूम खाली कर रहे हो। तुम्हें डिपॉजिट की भी परवाह नहीं थी और अपने स्क्वाड के साथ पूरे स्वैग में बाहर निकल गए। मजाक कर रहे हो? तुम अब एक गॉड लेवल बिलियनियर हो। चंद रुपयों के लिए उस झकी लैंडलॉर्ड से बहस करने का टाइम किसके पास है? चौराहे पर पहुंचकर तुमने कैजुअली एक कैब बुक की। ड्राइवर ने खिड़की से सिर बाहर निकाला और तुम सब भारी भरकम आदमियों को देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। अरे भाई लोगों, ये तो ओवरलोड हो जाएगा। मैं ये राइड एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तुमने बिना एक शब्द कहे सीधा 100 to 100 के 2 कड़क नोटे निकाले और खिड़की से अंदर खिसका दिए। जो ड्राइवर एक सेकंड पहले रूल्स की बात कर रहा था, उसकी आंखें 200 वॉट के बल्ब की तरह चमक उठी। वो गिरगिट से भी तेज रंग बदला। अरे बॉस, आपकी नजर बहुत तेज है। सच बताऊं तो मेरी गाड़ी बनी ही ओवरलोड बर्दाश्त करने के लिए है। आप बस आराम से बैठिए। इतना कहकर उसने एक्सेलरेटर पर जोर से पैर दबाया और गाड़ी तीर की तरह हवा में उड़ने लगी। किसे पता था कि मुश्किल से 5 मिनट ही बीते होंगे कि सामने से ट्रैफिक पुलिस ने हाथ देकर सीधा गाड़ी रुकवा दी। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर तुम्हें एक कॉन्फिडेंट लुक दिया, जैसे कह रहा हो, बॉस पैनिक मत होना, मैं हैंडल कर लूंगा। एक दिन में हर सेकंड साइन इन करने पर रिवॉर्ड मिलेगा और हर रिवॉर्ड बिल्कुल यूनिक होगा।
तुम सबसे पहले क्या चाहते हो? जो लोग आगे की स्टोरी जानना चाहते हैं वो वूकोंग ब्राउजर डाउनलोड करके टाइटल सर्च कर सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। मैं रेगुलरली अपडेट करता रहूंगा। अगर तुम लोग लाइक और सपोर्ट करते रहे तो एंड तक अपडेट दूंगा। वहीं दूसरी तरफ लीमो पहले ही कॉरिडोर के एक ब्लाइंड स्पॉट में जा छुपा था। उसने अपना फोन निकाला और तुम्हारी बहन को परेशान किए जाने की फुटेज, साथ ही जांग हाओ की पूरी कुंडली एक एक डिटेल के साथ बिना कुछ छोड़े रिपोर्ट कर दी। इस वक्त मोदू के वेस्टर्न सबर्ब्स के एक लग्जरी मैंशन में तुम जेन्युइन लेदर सोफा पर रिलैक्स कर रहे थे और फोन पर रिपोर्ट सुन रहे थे। अचानक क्रैक, तुम्हारे हाथ में पकड़ा हुआ रेड वाइन का ग्लास चकनाचूर हो गया। मेरी सू लिंटियन की बहन को छेड़ने की हिम्मत! ये जांग हाओ तो सीधा अपनी मौत को दावत दे रहा है। उधर कब में खिड़की नीचे करते ही बाहर खड़ा ट्रैफिक कॉप भड़का हुआ था। अबे फिर से तू कल रेड लाइट क्रॉस की थी, आज सुबह ड्रंक ड्राइविंग चेक में पकड़ा गया और अब तू ओवरलोड करके स्ट्रीट रेसिंग कर रहा है। खुद को कोई रेसिंग गॉड समझता है क्या? लेकिन वो ड्राइवर भी एक नंबर का नौटंकी और स्ट्रीट स्मार्ट बंदा था। बिना झिझके सीधा बोला, ऑफिसर सर। रहम करो ऑफिसर सर, आप गलत समझ रहे हैं। पीछे बैठे बॉस की बीवी की डिलीवरी होने वाली है, वाटर ब्रेक हो चुका है, मैं तो मौत से रेस लगा रहा हूं। ट्रैफिक कॉप का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कहां जा रहे हो डिलीवरी के लिए? होटल। ड्राइवर के मुंह से बिना सोचे समझे निकल गया। पीछे बैठे तुम्हारे तो जैसे होश ही उड़ गए। होटल में कौन बच्चा पैदा करता है बे? क्या तुम्हारी बीवी प्रेसिडेंशियल स्वीट में डिलीवरी करेगी? कॉप भी अपना सिर खुजाने लगा। उसने झट से एक चालान फाड़ा, निकल यहां से। अगली बार पकड़ा गया ना तो सीधा ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा। ड्राइवर को बत्तीसी दिखाते हुए चालान लेकर वापस गाड़ी स्टार्ट करते देख तुम्हारी आंखें फटी रह गईं। ये दुनिया सच में एक बहुत बड़ा कॉमेडी सर्कस। पूरे रास्ते का ड्रामा झेलने के बाद तुम आखिरकार उस 5 स्टार होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट के सॉफ्ट किंग साइज बेड पर लेट गए। गर्म पानी से नहाने के बाद अचानक तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आया, कुछ तो गड़बड़ है। बहन ने अचानक इतने पैसे भेज दिए, पर अभी तक ये पता नहीं चला कि कॉलेज स्टूडेंट के पास इतना कैश कहां से आया। अगर उससे डायरेक्ट पूछोगे तो वो नखरेबाज पक्का कुछ नहीं बताएगी। शाओ बे, जरा अंदर आना। तुमने दरवाजे की तरफ मुंह करके आवाज लगाई। 3 सेकंड भी नहीं बीते होंगे कि वो गॉड लेवल हैकर दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। चेक करो सेकंड मिस के रीसेंट बैंक स्टेटमेंट्स और सारे पार्ट टाइम जॉब्स की हिस्ट्री पूरी तरह से निकालो। यस यंग मास्टर, मुझे आधा घंटा दीजिए। टॉप टायर हैकर्स काम में माहिर होते हैं और बकवास कम करते हैं। पूरे आधे घंटे बाद सूबे ने वो साईफाई लुकिंग लैपटॉप सीधा तुम्हारे सामने रख दिया। स्क्रीन पर तुम्हारी बहन का पूरा डेटा भरा पड़ा था। यंग मास्टर, सेकंड मिस अभी एक इंटरनेट स्ट्रीमर का काम कर रही है। ये उनके लाइव स्ट्रीम चैनल का लिंक है। ये सुनते ही तुम्हारी त्योरियां चढ़ गईं और चेहरा तवे जैसा काला हो गया। स्ट्रीमिंग, ये इंडस्ट्री तो गटर से भी ज्यादा गंदी है। न जाने कितनी मासूम लड़कियां इसमें जाती हैं और वो सो कॉल्ड टॉप डोनेटर्स के चंद रुपयों के लालच में अपना रास्ता भटक जाती है। आखिर में उनकी हड्डियां तक नहीं बचती। तुम अपनी सगी बहन को इस दलदल में फंसने की इजाजत कभी नहीं दे सकते। तुमने तुरंत अपना फोन निकाला और पूरी किलर इंस्टिंक्ट के साथ चिंग चिंग ग्रासलैंड लेजी किंग नाम का अकाउंट सर्च किया। ये कैसा अजीब नाम है। तुम्हारी सारी माफिया बॉस वाली वाइब ही खराब कर दी। लेकिन जैसे ही तुमने प्रोफाइल ओपन किया, तुम्हारे धड़कते हुए दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। ये लड़की तो अभी मुश्किल से 200,000 फॉलोअर्स वाली एक छोटी मोटी इन्फ्लुएंसर है। सारे वीडियोस में बस नॉर्मल सिंगिंग और डांसिंग है और कपड़े भी पूरी तरह से डिसेंट हैं। कोई भी चीप या स्किन शोइंग कंटेंट नहीं है। तभी तो ये फेमस नहीं हो पाई। आजकल के टाइम में बिना ड्रामा किए कौन तुम्हें देखेगा। तुमने कैजुअली उसके ऑनगोइंग लाइव स्ट्रीम पर क्लिक किया। बैकग्राउंड साफ तौर पर कॉलेज डॉम का था। स्क्रीन पर तुम्हारी वो बेवकूफ बहन एक फनी लेजी शीप वाला मेकअप किए हुए थी और बड़ी मासूमियत से लाइव चैट के साथ इंटरैक्ट कर रही थी। सच में बहुत भोली लग रही थी। तुम होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट के लेदर सोफा पर बैठे थे। फोन स्क्रीन को देखकर एक ईवल स्मर्क दिया और तुरंत अपनी आईडी बदलकर यांग विलेज चीफ रख ली। पहले की बात होती तो तुम एक पक्के फ्री लोडर थे जो सिर्फ स्ट्रीम देखता था पर कभी गिफ्ट नहीं भेजता था। यही सोचते थे ना कि उन पैसों से स्पाइसी मालातंग खाना ज्यादा बेहतर है। लेकिन आज तुम कुछ अलग प्लान कर रहे हो। तुम एक लेवल 1 अकाउंट के साथ चुपचाप लाइव स्ट्रीम में घुस गए। किसी ने नोटिस भी नहीं किया। आखिरकार स्ट्रीम में सिर्फ कुछ दर्जन लोग ही तो थे, उन बड़े इन्फ्लुएंसर्स के मुकाबले जिनके लाखों व्यूअर्स होते हैं। ये सेटअप सच में बहुत डिप्रेसिंग था। तभी अचानक बैकग्राउंड में एक ड्रामेटिक हार्टबीट वाला म्यूजिक बजने लगा। तुमने स्क्रीन पर सूलिंग शे को देखा। उसकी आंखें लाल थी, आवाज कांप रही थी। वो दिल टूटने वाली एक्टिंग इतनी रियल थी कि स्क्रीन के पार से भी तुम्हें फील हो रही थी। लेकिन अगले ही सेकंड उसने झटके से सिर उठाया। उसके चेहरे पर एक डेविलिश स्mirk आ गया। वो प्यारी सी आवाज अचानक एक बैड एस टोन में बदल गई। बॉस,
भाड़ में गया तेरा ब्यूटी फिल्टर। मैं यांग विलेज का बॉस हूँ। विलेज चीफ भी मुझे देखकर सिगरेट ऑफर करता है। ग्रे वुल्फ को भी मुझे ग्रास केक भेजना पड़ता है। ओए बेवकूफ बियर्ड, मेरे सामने ये बकवास करना बंद कर। ये अचानक हुआ कैरेक्टर स्विच देखकर तुम सुन रह गए। वाह रे, मेरी सगी बहन के पास ऐसी स्प्लिट पर्सनालिटी वाली एक्टिंग स्किल्स भी है। लाइव चैट तुरंत फट पड़ा। सब लेजी किंग ओपी स्पैम करने लगे। जब एटमॉस्फेयर एकदम हाइप पर था तभी ब्रदर मेंग नाम का एक वाईपी एंटर हुआ। इसका अकाउंट लेवल ऑलरेडी 37 था। साफ पता चल रहा था कि पैसों की कोई कमी नहीं है। आते ही उसने एकदम कॉकी एटीट्यूड दिखाया और एक फ्लर्टेशियस कमेंट ड्रॉप किया। लान कल मैंने जो ऑफर दिया था उस बारे में क्या सोचा? ये देखकर तुम्हारा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इन टॉप डोनेटर्स के दिमाग में क्या कचरा भरा होता है ये तुम आंख बंद करके भी बता सकते हो। बस चंद रुपयों का रौब झाड़कर ऑफलाइन मीटअप्स के लिए फोर्स करते हैं और अपने वो घटिया हिडन रूल्स खेलते हैं। शुक्र है कि सू लिंगशुए इतनी बोल्ड थी, उसने बिना सोचे मुंह पर जवाब दे दिया। सॉरी ब्रदर मेंग, इस तरह के कामों के लिए आप किसी और को ढूंढ लीजिए। ये सुनकर ब्रदर मेंग का ईगो हर्ट हो गया और वो भड़क गया। उसके हिसाब से ऐसी स्ट्रगलिंग स्ट्रीमर पर बस 10-20 हजार उड़ा दो तो वो पागल हो जाएगी। उसने एक कोल्ड स्नॉट दिया और ओपन चैलेंज दे डाला, इस लाइव स्ट्रीम का टॉप रैंक 1 में ही रहूंगा, कोई भी इसे छीनने की कोशिश मत करना। और फिर उस बेवकूफ ने सीधा 3000 का एक कार्निवल गिफ्ट मार दिया। स्क्रीन पर फ्लैशी इफेक्ट्स उड़ने लगे। कुछ छोटे डोनेटर्स ने उसे चैलेंज करने की कोशिश की, लेकिन ब्रदर मेंग ने उन पर पैसों की बारिश कर दी। 5 कार्निवल्स, 10 कार्निवल्स, कुछ ही मिनट्स में 10,000 से ज्यादा रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। जो कंपेटिटर्स अभी तक उछल रहे थे वो डर के मारे तुरंत स्ट्रीम से भाग गए। चैट बॉक्स पूरी तरह से ब्रदर मेंग ओपी वाले चमचों से भर गया। ब्रदर मेंग अब पूरी तरह हवा में उड़ रहा था। उसने स्ट्रीम में ओपन मॉकरी शुरू कर दी। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, अगर पावर नहीं है तो शो ऑफ मत करो वरना मुंह की खानी पड़ेगी। तभी जो अब तक चुपचाप लर्क कर रहा था उसने बड़े आराम से एक लाइन टाइप की, लेजी किंग, क्या तुम विलेज चीफ के लिए गाना गाओगी? मैं लेजी शीप का गाना सुनना चाहता हूं। तुम एक लेवल 1 अकाउंट से ऐसी डिमांड कर रहे थे। पल भर में तुम सबके टारगेट बन गए। इससे पहले कि सू लिंगजुए कुछ बोल पाती, ब्रदर मेंग सबसे पहले कूद पड़ा। ये लोजर कहां से आ गया? लेवल 1 का अकाउंट होकर डिमांड्स कर रहा है। स्ट्रीम के रूल्स पता भी है या नहीं? पैसे नहीं है तो मुंह बंद रख और चुपचाप कोने में जाकर बैठ। बाकी सब भी मजे लेने लगे। विलेज चीफ चुप कर जा, एक ग्लो स्टिक तक गिफ्ट नहीं की और स्ट्रीमर से गाना गवाएगा। सपने देखना बंद कर। इन सारे ट्रॉल कमेंट्स को देखकर तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ा बल्कि हंसी आ रही थी। तुमने आराम से रिचार्ज इंटरफेस ओपन किया और तुम्हारी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चलने लगी। अगर तुम्हें मनी थ्रोइंग गेम खेलना ही है तो आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली डिमेंशनल स्ट्राइक किसे कहते हैं। तुमने एक कोल्ड स्मर्फ दिया और मन में सोचा, ब्रदर मेंग है ना, रैंक 1 की पोजीशन तुम्हें चाहिए तो पहले अपने विलेज चीफ दादा से तो पूछ ले कि वो अलाउ करेगा या नहीं। स्क्रीन के सामने तुम अपनी सगी बहन सू लिंगजुए को लाइव स्ट्रीम में गाते हुए देख रहे थे। तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गईं। डैम, पहले कभी नोटिस ही नहीं किया कि इस लड़की की आवाज इतनी कमाल की है। कोई शक नहीं कि ये इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पा रही है। 3 मिनट का गाना खत्म होते ही पूरी चैट बॉक्स वंस मोर चिल्ला रही थी। कुछ सेंस वाले छोटे मोटे हार्ट्स और बियर गिफ्ट्स की बारिश हो रही थी। लिंगशुए भी बहुत जेन्युइन थी। उसने किसी गिफ्ट को छोटा नहीं समझा और सबको प्यारी सी आवाज में थैंक यू ब्रदर कहा। इस बात ने उस ब्रदर मेंग नाम के गवार को और भी ट्रिगर कर दिया। वो मन ही मन पक्का गालियां दे रहा होगा। मैंने कार्निवल उड़ा दिए फिर भी मुझे ये ट्रीटमेंट नहीं मिला और ये फ्री लोडर्स ब्रदर बन रहे हैं। उस ठरकी ने सीधा चैट में अपनी भड़ास निकाली। लान स्ट्रीम बंद कर, वी चैट ऐड कर और प्राइवेट में बात कर। उस बुढ़े का ये घटिया मैसेज देखकर तुमने एक कोल्ड स्मग दिया। यंग विलेज चीफ वाली आईडी से स्विच करके तुमने धड़ाधड़ टाइप किया। जेब में सिर्फ कुछ चिल्लर हैं और नखरे आसमान छू रहे हैं। और फिर बिना पलक झपकाए तुमने सीधा स्ट्रीम के सबसे महंगे गिफ्ट बटन को प्रेस कर दिया। यांग विलेज चीफ ने भेजा कार्निवल। यांग विलेज चीफ ने सेंड किए 100 कार्निवल्स। पूरे 100 कार्निवल्स सीधा 3 लाख कैश उड़ा दिया। पता है इस स्ट्रीम में 100 लोग भी लाइव नहीं है। ये सीने किसी छोटे स्ट्रीमर के लिए तो छोड़ो, पूरे प्लेटफॉर्म पर रार है। स्क्रीन पर सू लिंगशुए इन इफेक्ट्स को देखकर पूरी तरह फ्रीज हो गई। अपनी चेयर पर जम गई। उसका मुंह इतना खुला था कि एक अंडा फिट हो जाए। नॉर्मल दिनों में एक कार्निवल का शैडो तक नहीं दिखता और आज लगता है गॉड ऑफ वेल्थ खुद आशीर्वाद दे रहे हैं। थैंक यू विलेज चीफ सर। इन कार्निवल्स के लिए आप क्या सुनना चाहते हैं मैं गाऊंगी। जब उसे होश आया तो ये बेवकूफ लड़की तुरंत खड़ी हुई और तुम्हें सीधा 90 डिग्री बो किया। उसकी आवाज तक कांप रही थी। उसके दिल में एक अलग ही लेवल की खुशी थी। इस मसिव फंड के आते ही उसके दिमाग में सबसे पहला थॉट ये आया कि उसका बड़ा भाई अब रोज अच्छा खाना खा सकेगा।
और हाई स्कूल में पढ़ने वाला छोटा भाई भी इससे फायदा उठाएगा। आखिर उसकी नजरों में अगर लड़के कंजूस लगेंगे तो उन्हें कोई लड़की घास तक नहीं डालेगी। कॉलेज में तुम्हें कोई लूजर ना समझे, इसलिए ये पागल लड़की खुद सूखी रोटी खाती थी ताकि अपने लिविंग एक्सपेंसेस बचाकर तुम्हें पैसे भेज सके। यकीनन स्क्रीन के इस तरफ बैठे तुम्हें कभी आइडिया ही नहीं था कि उसने अकेले कितना कुछ सहा है। स्क्रीन पर इन एंडलेस कार्निवल्स को देखकर तुम उसके लिए थोड़ा टेंशन में थे। डर था कि इस प्लेटफॉर्म का वाटर लेवल बहुत डीप है, कहीं ये लड़की कंट्रोल ना खो बैठे। अगर तुम्हें लगा कि उसने पैसों के लिए अपनी लिमिट क्रॉस की है तो तुम ये सारा रिवॉर्ड मनी वापस ले लोगे। इसी बीच लाइव चैट में पब्लिक पूरी तरह पागल हो चुकी थी। डैम, एक असली वाइल्ड गॉड लेवल बॉस मिल गया। विलेज चीफ ने तो लगता है पूरा यंग विलेज बेच दिया है इन गिफ्ट्स को स्पैम करने के लिए। एक गाने के 3 लाख, अगर मैं अभी स्ट्रीम स्टार्ट करूं तो क्या लेट हो जाएगा? मुझे एक कार्निवल दे दो, मैं सुबह तक गाता रहूंगा। तुमने उस डरपोक ब्रदर मेंग की तरफ एक नजर भी नहीं देखी जो डर के मारे अपनी पूंछ दबाकर वहां से कब का भाग चुका था। अपना स्वैग मेंटेन करते हुए तुमने चुपचाप लाइव स्ट्रीम एग्जिट कर दिया। एक सेकंड भी नहीं बीता था कि तुम्हारा फोन वाइब्रेट हुआ। उस लड़की का बैकएंड से प्राइवेट मैसेज था, विलेज चीफ, आपने सच में यांग विलेज तो नहीं बेच दिया ना? ये पैसे बहुत ज्यादा है, क्या मैं आपका शेयर वापस ट्रांसफर कर दूं? स्क्रीन देखकर तुम्हारे होठों पर एक हल्की सी स्मर्क आ गई। नॉट बैड। इतने कैश ने उसका दिमाग खराब नहीं किया, उसे अपनी लिमिट्स पता है। वो उन गोल्ड डिगर्स में से नहीं है जो पैसे देखते ही बॉस बॉस करने लगती है। वो कोई ब्रेनलेस लड़की नहीं है। तुमने जानबूझकर उसे टीज करने के लिए मैसेज किया। रिफंड की जरूरत नहीं है, तुम्हारे वीडियोस में तुम्हारे कपड़े बहुत सस्ते लगते हैं, धोते धोते उनका रंग तक उड़ गया है। क्या तुम्हारी फैमिली बहुत गरीब है? वो एक तरफ स्ट्रीम कर रही थी और दूसरी तरफ चुपचाप सर झुकाकर तुम्हें रिप्लाई टाइप कर रही थी। ठीक ही है, कपड़े बस पहनने लायक होने चाहिए, पर मेरे भाई को पैसे चाहिए होते हैं ना। एक लड़के की पॉकेट खाली हो तो कैसे चलेगा? ये मैसेज पढ़ते ही तुम्हारा डिफेंस पूरी तरह टूट गया। तुम्हारी नाक में एक अजीब सी जलन महसूस हुई। ये पागल बहन, इसे देखकर इतना दर्द होता है कि मन करता है खुद को 2 थप्पड़ मार लूं। तुमने अपने इमोशंस को जबरदस्ती कंट्रोल किया और टाइप किया, क्या तुम सच में एक बड़ी इंटरनेट सेलिब्रिटी बनना चाहती हो? उसका रिप्लाई आया, नहीं, मुझे बस गाना पसंद है और जब तक मैं खुश हूं वही काफी है। ठीक है, मैं समझ गया। ये आखिरी लाइन टाइप करने के बाद और बेड पर गिरकर गहरी नींद सो गए। अगली सुबह जब तुम उस टॉप टियर होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में उठे तो स्टाफ तुम्हारा लग्जरी ब्रेकफास्ट पहले ही लगा चुका था। डैम, ये महंगी चीजें सच में एक अलग ही लेवल की फीलिंग देती है। तुमने एक लंबा स्ट्रेच किया और दरवाजे की तरफ चिल्लाए, ड्रैगन बटलर को यहां बुलाओ। जब तुम फ्रेश होकर बाहर आए तो ड्रैगन बटलर एक सोल्जर की तरह सीधा अलर्ट खड़ा था। तुमने उसकी तरफ देखे बिना ही कैजुअली एक ब्लैक कार्ड उसकी तरफ उछाल दिया। कुछ लोगों को साथ लो और जाकर 2 लग्जरी कार्स उठा लाओ। काम होने के बाद मुझे यही होटल में मिलना। उसी वक्त शेनचम यूनिवर्सिटी के एक क्लासरूम में काउंसलर ने अभी 2 ट्रांसफर स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस किया था, एक लड़का और एक लड़की, चेन जीरू और लीमो। ये दोनों एक्चुअली तुम्हारे सीक्रेट एजेंट्स थे जिन्हें तुमने अपनी बहन की सेफ्टी के लिए अंडरकवर भेजा था। नीचे बैठे स्टूडेंट्स अपने फोन में लगे थे और सू लिंगशुए अपना सर झुकाकर चुपचाप नोट्स बना रही थी, लेकिन हमेशा कोई न कोई अनोइंग मक्खी उसके पास भिनभिनाने आ ही जाती थी। लिंगर दोपहर को उस नए रेस्टोरेंट में ग्रांड लंच करने चले। जांगहाओ, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूं, मुझे लिंगर मत बुलाओ और मेरी क्लास डिस्टर्ब मत करो। सू लिंगशुए ने पलटकर उसकी तरफ ठीक से देखा तक नहीं। पास बैठे कुछ लड़के चुपचाप गॉसिप कर रहे थे। ये जांगहाओ नाम का स्कम्बाग अपने बाप के पैसे के घमंड में उड़ता है, एक घटिया सी पॉर्श 911 चलाता है और फर्स्ट ईयर से ही सू लिंगशुए के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। सुना है इस प्लेबॉय ने 1 साल में दर्जनों गर्लफ्रेंड्स बदली है। इसकी बेशर्मी की कोई हद नहीं। इसका अल्टीमेट लाइफ गोल बस इतना है कि ये कैंपस की टॉप 10 ब्यूटीज को एक एक करके अपना शिकार बनाए। और अब सिर्फ रैंक 3 ब्यूटी सू लिंगशुए ही बची है जो इसके जाल में नहीं फंसी। सबके सामने इस तरह जलील होने पर जांगहाओ का वो एग्जॉस्ट हो चुका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो और करीब आया और एक घिनौनी ईविल स्माइल देते हुए बोला, तुम बस एक सस्ती लाइव स्ट्रीमर ही तो हो, मेरे साथ एक बार खाना खाओ, मैं इतना पैसा फेंकूंगा कि तुम टॉप इंटरनेट सेलिब्रिटी बन जाओगी। डील? ये कहते हुए उसने अपना गंदा हाथ सू लिंगशुए के गोरे हाथों की तरफ बढ़ाया। सू लिंगशुए डर के मारे पूरी तरह पीली पड़ गई। वो झटके से खड़ी हुई, टीचर मुझे वॉशरूम जाना है। इस तरह बाथरूम का बहाना बनाकर वो किसी तरह वहां से बच निकली। कोने में बैठा लीमो ये सब कुछ बहुत ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में एक जानलेवा ठंडक थी जो किसी का भी मर्डर कर सकती थी। उसने घूमकर पास बैठे एक रैंडम स्टूडेंट से पूछा, ये छपरी कौन है, इतना ओवर स्मार्ट बन रहा है और टीचर कुछ नहीं कह रहे। अरे भाई, वो 100 मिलियन की नेटवर्थ वाले परिवार का 2nd जनरेशन रिच किड।
जांग हाओ है। भाई उससे पंगा मत लेना, हमारी कंपस ब्यूटी देर सवेर इस सुअर का शिकार बन ही जाएगी। हम लोग तो बस अपने दिल में इसे गालियां ही दे सकते हैं। जब सु लिंगशुए वॉशरूम से वापस आई तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वापस अपनी उसी सीट पर जाए। उसने जल्दी से एक खाली सीट ढूंढी और उसके पास जो बैठा था वो इत्तेफाक से कोई और नहीं बल्कि चेन जीरू थी। हेलो, मेरा नाम चेन जीरू है। चेन जीरू ने खुद आगे बढ़कर एक फ्रेंडली स्माइल पास की। दोनों लड़कियां जल्दी ही घुल मिल गईं। सु लिंगशुए ने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी और जांग हाओ उसे कैसे हरास करता है इसका सारा कच्चा चिट्ठा उसके सामने खोल दिया। वहीं दूसरी तरफ लीमो कब का कॉरिडोर के एक ब्लाइंड स्पॉट में जा चुका था। उसने फोन निकाला और तुम्हारी बहन के हरस होने का वीडियो, साथ ही जांग हाओ की पूरी कुंडली और डिटेल्स एक एक वर्ड बिना किसी कट के सीधा तुम्हें रिपोर्ट कर दी। इस वक्त मोडू के वेस्टर्न सबर्ब्स के एस्टेट में बैठे तुम अपने प्योर लेदर सोफा पर रिलैक्स कर रहे थे और फोन पर यह रिपोर्ट सुन रहे थे। तुम्हारे हाथ में पकड़ा रेड वाइन का ग्लास अचानक क्रैक की आवाज के साथ सीधा चूर चूर हो गया। मेरी सु लिंगतेन की बहन को टच करने की हिम्मत की। ये जांग हाओ सच में अपनी कब्र पर खुद ही डांस कर रहा है। तुम अपने बटलर और बॉडीगार्ड्स के साथ लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए इस एस्टेट का राउंड लगा रहे थे। मॉडू का टॉप टियर नंबर 1 एस्टेट। तुम्हारे पास ही एक वेल ड्रेस्ड रियल एस्टेट एजेंट पूरी एक्साइटमेंट में अपना थूक उड़ा उड़ाकर तुम्हें पिच दे रहा था। यंग मास्टर, ये एस्टेट पूरे 6000 स्क्वायर मीटर्स का है। इंडोर और आउटडोर डबल स्विमिंग पूल्स है, प्राइवेट सिनेमा है और 3 मसीव डाइनिंग हॉल्स है। यहाँ आराम से 20 लग्जरी कार्स पार्क हो सकती है। इसकी प्राइस 1.138 बिलियन है, पर अगर आप फुल कैश पेमेंट करते हैं तो मैं बाकी का अमाउंट हटा दूंगा। सिर्फ 1.1 बिलियन में सीधा आपका। तुमने अपनी आंख तक नहीं झपकाई, बस कैजुअली एक नजर घुमाई और सोचा कि काम चल जाएगा। बटलर, इसे खरीद लो, जल्दी पेपर वर्क पूरा करो। तुमने बस कैजुअली ये लाइन फेंकी, टर्न लिया और बाहर खड़ी वीआईपी नंबर प्लेट वाली उस रोल्स रॉयस में जाकर बैठ गए। तुम्हारा दिमाग इस वक्त पूरी तरह अपनी बहन के माटर में उलझा हुआ था। किसके पास टाइम था इस एजेंट की बकवास सुनने का? वो रियल एस्टेट एजेंट तो वहीं पर फ्रीज हो गया। उसका दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पाया। उसने कांपते हुए तुम्हारे बटलर से पूछा, ये यंग मास्टर का इससे क्या मतलब था? बटलर ने एक ठंडी स्मर्क दी। 1.1 बिलियन, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? जी हाँ, क्या आप मॉर्गेज करवाएंगे या फुल पेमेंट? सीधा कार्ड स्वाइप करो। फुल पेमेंट सुनते ही उस एजेंट ने एक लंबी सांस खींची। उसकी आंखें हैरत से फट गईं। वो इतना एक्साइटेड था कि बस घुटनों पर नहीं गिरा। और इस दौरान तुम पहले ही अपनी रोल्स रॉयस की लेदर सीट पर टेक लगाए बैठे थे और अपने आदमी की फ्रेश रिपोर्ट सुन रहे थे। पहले तो पता नहीं था, पर सुनते ही तुम्हारे दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। एक ऐसी फालतू कुत्ते की मौत मरने वाली औकात नहीं, और मेरी प्यारी बहन को इतना हरस कर रहा है। तुम्हारी नजरों में एक जमाने वाली ठंडक आ गई और आवाज में मौत का डर था। जाओ, उसके बारे में सब कुछ पता करो। कुछ ही दिनों में मेरी बहन का बर्थडे है। जाकर एक टॉप लेवल सुपरकार सेलेक्ट करो उसके गिफ्ट के लिए। और हाँ, कुछ लड़कों को भेजो उस जांग नाम के कीड़े की हड्डियां ढीली करने के लिए। अगर उसने मेरी लिंगर के पास आने की दोबारा हिम्मत भी की ना, तो मैं उसकी पूरी फैमिली को 2nd जनरेशन रिच से 2nd जनरेशन भिखारी बना दूंगा। साथ ही कल की फ्लाइट बुक कर लो, हम ओवरसीज फैक्ट्री चलेंगे। अब थोड़ा इंटरनेशनल एसेट्स कैप्चर करने का टाइम आ गया है। रात होते ही शेनचंग यूनिवर्सिटी के बाहर की फूड स्ट्रीट पूरी तरह भरी हुई थी। वो बेवकूफ जांग हाओ एक फूड स्टॉल पर बैठा था। उसने पूरे एटीट्यूड के साथ अपनी पोर्शे 911 की चाबी टेबल पर फेंक दी और अपने चमचों के सामने पूरी हवाबाजी कर रहा था कि वो कितना बड़ा और पावरफुल इंसान है। उसकी पूंछ आसमान छू रही थी। तभी अचानक बैंग, बिना किसी वार्निंग के पहाड़ जैसे 2 मुस्कुलर जायंट्स उसके आजू बाजू आकर खड़े हो गए। उनसे निकलने वाली उस कातिलाना किलिंग ऑरा ने पास बैठे उन चमचों की हवा ऐसी टाइट की कि किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जांग हाओ का ईगो अभी भी आसमान पर था। उसने अकड़कर अपना सर टेढ़ा किया और भड़का, रूल्स नहीं पता क्या? दिख नहीं रहा यहाँ कोई बैठा है? एक बॉडीगार्ड ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे किसी लाश को देख रहा हो। उसने उसके कान के पास झुककर बिल्कुल ठंडी आवाज में कहा, तू ही जांग हाओ है ना? मेरे मास्टर ने तेरे लिए एक मैसेज भेजा है। अगर दोबारा सु लिंगशुए पर नजर डाली तो तेरा बाप अपनी सारी दौलत लुटाकर भी तेरी ये कुत्ते की जिंदगी नहीं बचा पाएगा। मास्टर ने कहा है, उन्हें तेरा ये घमंडी एटीट्यूड बहुत पसंद आया, तो दुआ कर कि तेरा ये घमंड एंड तक बरकरार रहे। बात खत्म होते ही बॉडीगार्ड ने अपना दायां हाथ उठाया और बूम, एक जोरदार थप्पड़ टेबल पर मारा। जांग हाओ ने घबराकर अपना थूक निगला। ठंडा पसीना उसकी पीठ को भिगा चुका था। उसने अपनी आंखों से देखा कि वो पूरी 2 सेंटीमीटर मोटी टेम्पर्ड ग्लास टेबल क्रैक की आवाज के साथ सीधा स्पाइडर वेब की तरह पूरी तरह से क्रैक हो चुकी थी। अगर ये थप्पड़ उसके दिमाग पर पड़ता तो उसका भेजा तक बाहर आ जाता। बॉडीगार्ड्स के वहां से निकलते ही
जांग हाओ के पैर डर के मारे पूरी तरह अपने माथे का पसीना पोंछ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक घटिया सी चमक थी। ये बंदा उनमें से था जो मौत देखे बिना सुधरते नहीं है। वो अपने दिमाग में अभी भी डर्टी प्लान बना रहा था। अगर फोर्स से काम नहीं आई तो मैं इसमें ड्रग मिला दूंगा। एक बार मैं उसके साथ क्रॉस लाइन कर दूं तो क्या वो सच में मुझे मार देगा? बगल में बैठा उसका चमचा कांपती हुई आवाज में बोला, हाउ हाउ ब्रो। वो कौन थे? वो लोग तो सच में बहुत खतरनाक लग रहे थे। जांग हाओ अपनी औकात छिपाने के लिए झूठी हवाबाजी कर रहा था। मेरे बाप के नए बॉडीगार्ड्स होंगे, मुझे कल घर खाने पर बुलाने आए होंगे। चमचों ने चुपचाप अपनी आंखें रोल की और दिल में गाली दी, क्या हमें अंधा समझ रखा है? उस एक थप्पड़ ने तेरा स्कल उड़ा ही दिया था और तू इसे घर पर खाना खाना कहता है? तू तो अपना आखिरी खाना खाने वाला है। दूसरी तरफ तुम्हारी बहन इन सब चीजों से पूरी तरह अनजान थी। वो अभी अभी एक मस्त वार्म शावर लेकर आई थी और गाना गुनगुनाते हुए अपनी स्ट्रीम स्टार्ट करने की तैयारी कर रही थी। और जहां तक तुम्हारी बात है, तुम कब का उस 1.1 बिलियन के टॉप टियर एस्टेट में शिफ्ट हो चुके थे। तुमने अपना दिमाग चलाया और इस मसीव एस्टेट में अचानक 26 टॉप मेड्स, 8 मिशेलिन स्टार शेफ्स, 16 फुली आर्म्ड बॉडीगार्ड्स एंटर हो चुके थे। यहां तक कि प्राइवेट डॉक्टर और एक टॉप लेवल ब्यूटी मैनेजर भी सेटअप हो चुकी थी। तुम उस बड़ी सी ग्लास विंडो के सामने खड़े होकर मोडू की चमकती नाइट सिटी को देख रहे थे। तुमने दिमाग में ऑलरेडी एक मास्टर प्लान बना लिया था। एक बार जब ओवरसीज मिशन से वापस आ जाओ तो बहन के बर्थडे पर पेरेंट्स को इस मोडू के अभेद किले जैसे एस्टेट में ले आओगे और उस टाइम देखोगे कि कौन तुम्हारी फैमिली का एक बाल भी बांका करने की हिम्मत करता है। तुम इस सैकड़ों स्क्वायर मीटर वाले मानशन के लेदर सोफा पर चौड़ी होकर लेटे हुए थे और टाइम पास के लिए बस शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल कर रहे थे। जब से कार्ड में एंडलेस कैश आया है, जॉब पर जाने की जरूरत ही खत्म हो गई थी। अब बस आराम ही आराम है। अचानक डिंग, एक नोटिफिकेशन आया। तुम्हारी लिस्ट में मौजूद इकलौता फॉलो अकाउंट लाइव हो चुका था। तुम्हारी सगी बहन सू लिंगजुए। तुमने कैजुअली उसकी स्ट्रीम पर क्लिक किया। डैम, ये स्ट्रीम जिसमें नॉर्मली बस गिनती के लोग होते थे, तुम्हारे लेवल 47 वाले गॉड लेवल रिच इफेक्ट्स वाले अकाउंट के आते ही अचानक से अर्थक्वेक जैसा कमोशन शुरू हो गया, क्योंकि इस स्ट्रीम में हाईएस्ट लेवल वाले बस 20 to 30 लेवल के नोब्स ही आते थे। तुम्हारे एंटर करते ही उन लॉयल फैंस ने क्रेजी हल्ला मचाना शुरू कर दिया। पूरी स्क्रीन पर बस पागलों वाले कमेंट्स थे। वेलकम विलेज चीफ, क्या विलेज चीफ को वाइफ चाहिए? हमारी स्ट्रीमर ले लो। मैं तो मेल फैन हूं, पर मैं भी शादी करने को तैयार हूं। स्क्रीन पर इन वाइल्ड और ठरकी कमेंट्स को देखकर तुम्हारी हंसी छूट गई। तभी किसी ने उस ब्रदर मैन को मेंशन किया जो पिछली रात तुम्हारे पैसे के पावर से डर कर भागा था। तुमने इग्नोर मार दिया। उनकी फालतू थियरीज पढ़ने का किसके पास टाइम था? तुमने अपनी उंगलियां चलाई और सीधा बॉस वाले एटीट्यूड में टाइप किया, अपने ये मैच मेकिंग के ड्रामे बंद करो, मैं इस स्ट्रीमर का सगा बड़ा भाई हूं। ये लाइन देखते ही पूरी स्ट्रीम ब्लास्ट हो गई। स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठे सू लिंगशुए का दिमाग ब्लैंक हो गया। वो कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी। उसके दिमाग में उसका भाई अभी ग्रेजुएट हुआ है और उसके पास लाखों रुपए कैसे आ गए? गिफ्ट्स देने के लिए पक्का ये कोई मजाक चल रहा है। लाइव चैट और भी ज्यादा जेलस और टॉक्सिक होने लगी। सब मजे ले रहे थे कि तुम इस छोटी लड़की को अपनी गॉड सिस्टर बना लो। तुमने अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लेन करने का आलस ही आ रहा था। तुमने भी इस फ्लो के साथ जाते हुए सीधा एक एटीट्यूड वाली लाइन फेंक दी। कोई जवाब नहीं आने का मतलब है हाँ चलो, आज तुम्हारा भाई तुम्हें पेके मैच खिलाएगा। इतनी लो पॉपुलैरिटी से क्या उखाड़ लोगी? मैं तुम्हें सीधा टॉप पर बिठाऊंगा। सू लिंगसुए तुम्हारे इस डोमिनेटिंग सीईओ वाले ऑर्डर को हैंडल नहीं कर पाई और चुपचाप रैंडम मैचअप पर क्लिक कर दिया। स्क्रीन फ्लैश हुई और एक ऐसी नई स्ट्रीमर कनेक्ट हुई जिसके फेस पर बड़ा बड़ा लिखा था, मुझे पैसे चाहिए। सामने वाली स्ट्रीम की पॉपुलैरिटी यहां से डबल थी। उनके रैंक बोर्ड पर सारे 30+ लेवल के पुराने हेवी स्पेंडर्स बैठे थे। उस ग्रीन टी वाली फेक लड़की ने मुंह खोला ही था कि तुम्हें उल्टी आने लगी। ओ ये मेरे प्यारे ब्रदर्स, सामने वाली स्ट्रीम कितनी वीक है ना, प्लीज मेरी हेल्प करो और उन्हें हरा दो। उसकी उस ओवर एक्टिंग और फेक बेबी वॉइस ने तो शायद उसके नंबर 1 फैन को ब्रेन डैमेज ही दे दिया होगा। तुमने कोल्ड स्मक दिया। ऐसी अटेंशन सीकर और चीप हरकतें करने वाली लड़की से बात करने का क्या पॉइंट? अपना स्टाइल तो सीधा 1 हिट किल करने का है। तुम्हारी उंगलियां बिना रुके स्क्रीन पर टैप करने लगी। बूम, पूरे 100 कार्निवल्स ऐसे डैजलिंग इफेक्ट्स स्क्रीन पर गिरे जैसे उनकी कोई औकात ही ना हो, बस फ्री में बरसाए जा रहे हो। ऑपोजिट स्ट्रीम का प्रोग्रेस बार जो एक सेकंड पहले हवाबाजी कर रहा था, तुमने उसे इंस्टेंटली ऐसी डेडलाइन में क्रश कर दिया कि उसमें गैप तक नहीं बचा। तुम्हारा अकाउंट लेवल डायरेक्ट रॉकेट की तरह शूट होकर लेवल 52 पर जा पहुंचा। स्क्रीन के सामने बैठी सू लिंगशुए की आंखें फटकर बाहर आने को थी। डर के मारे उसके छोटे हाथ हिलने लगे। उसे टेंशन होने लगी कि कहीं इस सो कॉल्ड बड़े भाई की इंटेंशंस उसके लिए गलत ना हो। और लाइव चैट के पब्लिक ने तो अपना आपा ही खो दिया था। पूरा चैट सेक्शन कंप्लीटली बर्स्ट हो चुका था। डैम, विलेज चीफ बॉस लेवल ओपी, ये तो साला जिंदा गॉड ऑफ वेल्थ धरती पर उतर आया है। एक साथ 4 लेवल जंप, ये बिल्कुल ब्रूटाल था। कुछ मत बोलो, बस आगे स्पैम करते रहो।
वहीं सामने वाली उस फेक बेबी वॉइस वाली लड़की को देखा जो एक सेकंड पहले अग्रेसिव होकर वोट मांग रही थी। अब इस मसीव वोट गैप को देखकर शॉक के मारे उसके फेस पर लगा पाउडर तक झड़ने लगा। उसके वो सारे ब्रोक स्पॉन्सर्स अगर मिल भी जाएं तो वो तुम्हारे एक लेग हेयर के बराबर भी नहीं थे। उस ग्रीन टी बिच ने अपना दिमाग लगाया और अपने खुद के फैंस को इग्नोर करते हुए सीधा कैमरा से पीछे हटी। उसने एक ऐसी व्हाइट टॉप पहनी जो कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग और छोटी थी और बाउंस करते हुए आके डायरेक्ट कैमरा के सामने अपने एसेट्स शो ऑफ करने लगी। साफ था कि वो स्क्रीन के थ्रू तुम्हारे जैसे एक असली गॉड लेवल बॉस को सिड्यूस कर रही थी। सु लिंगजुए ने ऐसी बेशर्मी पहले कभी नहीं देखी थी। शर्म से उसका छोटा चेहरा लाल हो गया। क्लिक, उसने घबराकर जबरदस्ती स्ट्रीम डिस्कनेक्ट कर दी। सामने वाली उस लड़की के थर्स्टी डेस्परेट मेल फैंस पूरी तरह तिल्ट हो गए। वो सब एक ही बार में तुम्हारी बहन की स्ट्रीम में घुस आए और भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाने लगे, लग्जरी कार स्पैम करके रिकनेक्ट करने की मांग करने लगे। तुम स्क्रीन पर चल रहा ये ड्रामा देख रहे थे, पर तुम्हारे दिल में एक इमोशन भी नहीं था, बल्कि हंसी आ रही थी। तुमने कोडली सिर्फ 4 वर्ड्स टाइप किए, नेक्स्ट पे के कंटिन्यू करो, और तुमने सु लिंगजुए को पे के अरेना में सीधा अनस्टॉपेबल किलिंग स्ट्रीक पर डाल दिया। सामने कोई भी हो, तुम्हारे स्टाइल के मुताबिक तुम सीधे 100 कार्निवल्स उनके मुंह पर मारते थे। तुम ओपोनेंट को पूरी तरह जमीन पर धूल चटा देते। उन्हें काउंटर अटैक का एक चांस तक नहीं मिलता था। स्ट्रीम की पॉपुलैरिटी कंप्लीटली ब्लास्ट हो चुकी थी। तुम्हारा वो अकाउंट देखते ही देखते लेवल 59 पर शूट हो चुका था और लेवल 60 के माइलस्टोन से बस एक स्टेप दूर था। नीचे चैट बॉक्स में लोग पागल हुए जा रहे थे और तुम्हें गॉड मानकर पूज रहे थे। विलेज चीफ अल्टीमेट बॉस है, ये अपग्रेड स्पीड लिटरली इनसेन है। सु लिंगजुए कैमरा के सामने बैठी हुई कंप्लीटली नम हो चुकी थी। एक ही रात में 1 मिलियन से ज्यादा उड़ा दिए गए। ये उस जैसे रुकी स्ट्रीमर के लिए एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल फिगर था जिसके बारे में वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। पहले तो उसने सोचा था कि इस मैच के बाद सीधा ऑफलाइन चली जाएगी, पर किसे पता था कि 3 सेकंड्स बाद रैंडम मैच मेकिंग ने एक ऐसा ओपोनेंट ढूंढ लिया जिसने स्ट्रीम में एक धमाकेदार एटमॉस्फेयर सेट कर दिया। सामने एक हैंडसम सूट पहने मेल स्ट्रीमर था जिसके पीछे एक काफी प्रोफेशनल स्टेज सेटअप था। उसके 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे और उसकी स्ट्रीम की पॉपुलैरिटी तुम्हारी बहन की स्ट्रीम से 10 फोल्ड ज्यादा थी। पर सबसे ज्यादा कॉमेडी की बात तो ये थी कि शार्प आइड फैंस ने इंस्टेंटली पहचान लिया कि वहां उनके रैंक बोर्ड पर टॉप पे बैठा वो ब्रदर मेंग, वही लूजर था ना जो थोड़ी देर पहले डर के मारे पूंछ दबाकर भाग गया था। ब्रदर मेंग ने जैसे ही ये देखा, उसका सारा पुराना और नया गुस्सा भड़क उठा। उसने देखा कि उसके साइड न सिर्फ 1 मिलियन फॉलोअर्स वाला बड़ा स्ट्रीमर है, बल्कि रैंक बोर्ड पर एक लेवल 66 का वीआईपी बॉस भी बैठा है। उसका कॉन्फिडेंस अचानक आसमान छूने लगा। तुम्हारे जैसे लेवल 59 को कुचलना तो उसके लिए एक चींटी मसलने जितना आसान था। इस लूजर ने तुरंत हवाबाजी शुरू कर दी और उस मेल स्ट्रीमर को कुत्ते की तरह भौंकने पर लगा दिया। ओए, सामने वाली छोटी भेड़ कान खोलकर सुन ले, तुरंत सरेंडर कर दे चुपचाप, ब्रदर मेंग से माफी मांग, कुछ गाने गाकर सुना तो मैं अपने भाइयों से कहकर तुझे कुछ फॉलोज दिलवा दूंगा। बोल क्या ख्याल है? इस घटिया और घमंडी शक्ल को देखकर तुम्हारी तो हंसी छूट गई। किसी ने पेके के लिए फोर्स थोड़ी किया था और तू आते ही फायदा उठाना चाहता है क्या? ये सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाकर शो ऑफ करने और पैसे छापने की चाल नहीं है, तेरी औकात भी है। सु लिंगजुए ने सामने इतनी पब्लिक देखी तो डरते हुए तुम्हें एडवाइस किया कि शायद हमें ये फाइट नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम ये बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? तुमने सीधा प्राइवेट मैसेज में एक लाइन फेंक मारी, इन्हें बुरी तरह धो डालो, बिल्कुल पीछे मत हटना। तुमने उसे कहा कि पहले फाइट खत्म होने दो, फिर इनकी अच्छे से बेइज्जती करना और सीधा किक आउट कर देना। तुमने अपना माइक ऑन करने की भी जहमत नहीं उठाई, बस अपनी उंगली घुमाई और बैकएंड से रिचार्ज चैनल ओपन कर लिया। सिंगल लिमिट 3 मिलियन की थी और तुमने बिना पलक झपकाए किसी ऑटो क्लिकर की तरह लगातार 10 बार ताप कर दिया। पूरे 30 मिलियन इंस्टेंटली लोड हो गए। तुमने बिना कुछ सोचे पब्लिक स्क्रीन पर एक बेहद आरोगेंट और भौकाली लाइन फेंक दी, यंग विलेज के भाइयों, सब के सब अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली गॉड लेवल बॉस क्या होता है। ये कमेंट आते ही स्ट्रीम में बैठे सब लोगों की सांसें अटक गईं। फैंस पूरी तरह पागल हो गए। उन्हें लगा तुम अपनी जमीन जायदाद गिरवी रखकर ये हार्ड फाइट लड़ने वाले हो, लेकिन रिजल्ट तो जैसे ही पे के मीटर सामने आया, ऑपोजिट साइड वाले वो बिग बॉसेस अपने प्राइवेट ग्रुप में चिल्लर गिन रहे थे। मैं 300 कार्निवल्स डालकर टेस्ट करता हूं, मैं थोड़ा रिस्क लेकर 200 और मिला देता हूं। उनका कैलकुलेटर एकदम परफेक्ट चल रहा था। उन्हें लगा 1000 कार्निवल्स इकट्ठा करके 3 मिलियन फेंकेंगे तो तुम्हें पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन तुमने इन गरीब लूजर्स को अपना मूव चलने का चांस ही नहीं दिया। तुम्हारी उंगली स्वाइप हुई और गिफ्ट इफेक्ट्स ने सीधा सर्वर ही क्रैश कर दिया। यांग विलेज चीफ सेंट कार्निवल इनटू 1000। पूरे 8000 कार्निवल्स किसी खूंखार तूफान की तरह इंस्टेंटली पूरी स्क्रीन पर बरस पड़े।
24 मिलियन का असली कैश कुछ ही सेकंड्स में पानी की तरह बहा दिया। तुमने ऑपोजिट साइड के प्रोग्रेस बार को कुचलकर एक इनविजिबल डेडलाइन में बदल दिया। वहां शमशान जैसा सन्नाटा छा गया। वो मेल स्ट्रीमर जो एक सेकंड पहले अपना थूक उड़ाते हुए वोट्स मांग रहा था, उसकी फेक स्माइल चेहरे पर ही जम गई। वो डर के मारे किसी मरी हुई लाश की तरह अपनी चेयर पर पसर गया। ऑपोजिट साइड वाले रैंक 1 बॉस की उंगली तो स्क्रीन पर हवा में ही लटक गई। माथे से ठंडे पसीने टपकने लगे। ब्रदर मेंग तो डर के मारे अपना थूक निगल रहा था। अंदर ही अंदर रिग्रेट से उसकी हालत खराब थी। क्या उन्होंने किसी चट्टान से पंगा ले लिया? नहीं, उन्होंने सीधा एक न्यूक्लियर बॉम्ब पर लात मार दी थी। 20 मिलियन को गोभी टमाटर की तरह बाहर फेंक रहा है। ये इंसान आखिर किस लेवल का मॉन्स्टर है? ऑपोजिट साइड के वो 1 मिलियन से ज्यादा फैंस मौके पर ही टूट गए। सबने एक साथ सरेंडर कर दिया और घुटनों पर आ गए। वो पागलों की तरह सू लिंगजुए की स्ट्रीम में घुसकर चिल्लाने लगे, डैडी विलेज चीफ ओपी। मुझे तो पहले से ही वो स्ट्रीम पसंद नहीं थी। मैं तो यांग विलेज ज्वाइन करने आया हूं। कमेंट्स ने स्क्रीन को पूरी तरह फाड़ कर रख दिया। सू लिंगजे की स्ट्रीम की वॉचिंग सीधा 3 गुना हो गई और इस वक्त सू लिंगजे तुम्हारे अकाउंट पर चमकते हुए मार्क्स लेवल 75 के बैच को देखकर पूरी तरह सुन पड़ चुकी थी। अनगिनत कार्निवल्स जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता था। 2 दिनों के अंदर 20 मिलियन से ज्यादा सीधा उसके सिर पर बरसा दिए गए। उसने सपने में भी इतने जीरोस देखने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन उसके दिल में खुशी नहीं थी, बल्कि वो पूरी तरह पैनिक कर रही थी। आखिर इस दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। ये ऑप बॉस आखिर उससे चाहता क्या है? तुम अपने अकाउंट में उस लंबी सी नंबर्स की सीरीज को देखकर इरिटेट हो रहे थे। तुमने अपना दिमाग नहीं लगाया और सीधा अपना सारा कमीशन उस छोटी स्ट्रीमर की तरफ फेंक दिया। देखो तुमने उस बेचारी छोटी स्ट्रीमर को कितना डरा दिया। उसके हाथों में पसीना आ गया था और वो कांपती हुई एकदम क्लूलेस खड़ी थी। आखिर तुमने बस हाथ घुमाकर टेंस ऑफ मिलियंस की टिपिंग कर दी थी। ऐसा सीने किसने देखा था भाई? स्ट्रीम में बैठे व्यूअर्स तो पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुके थे। कोई कमेंट कर रहा था, विलेज चीफ ये कैसा रिवॉर्ड है? क्या आप चाहते हो वो आपके बच्चे की मां बने? कुछ लोग ट्रोल कर रहे थे, समझ गए ये क्रॉस स्पीशीज सुपर पावर पूरी तरह समझ में आ गई। तुमने इन फालतू कमेंट्स को पूरी तरह इग्नोर मारा और सीधा स्ट्रीम से एग्जिट कर लिया। ऑफलाइन जाते ही तुम्हारा बैकएंड इनबॉक्स पूरी तरह फट पड़ा। 99+ मैसेजेस पर क्लिक किया तो देखा वो सब अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स की भेजी हुई एक्सपोजिंग फोटोज थी। उनका लेवल इतना गंदा था कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुमने तुरंत उन सारी डेस्परेट लड़कियों को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। तभी उस सू लिंगशुए नाम की छोटी स्ट्रीमर का एक प्राइवेट मैसेज आया। उसकी आवाज रोने जैसी हो रही थी। विलेज चीफ प्लीज मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दो। इतना सारा पैसा रखकर मैं सच में एक पल भी सो नहीं पाऊंगी। तुम हंसे और रिप्लाई किया, बस कर, ज्यादा सोच मत। इन चिल्लर पैसों को मैं भाव भी नहीं देता। अगले सैटरडे तेरा बर्थडे है ना, इसे अपनी पॉकेट मनी समझ कर रख ले। अगर फिर भी तुझे टेंशन हो रही है तो उस दिन सीधा मोडू के वेस्ट सबर्ब्स वाले नंबर 1 एस्टेट में आके मुझसे मिल लेना। मैंने तेरे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। तुमने तो ये बात बड़ी कैजुअली बोल दी, लेकिन सामने उस लड़की की धड़कनें रुकने वाली थी। वेस्ट सबर्ब्स नंबर 1 वो तो टॉप लेवल का लग्जरी एस्टेट एरिया है। हालांकि उसके दिल में डाउट था, उसे डर लग रहा था कि तुम कोई बुरे इरादे वाले बिग बैड वुल्फ हो सकते हो। फिर भी उसने दांत पीसे अपनी बेस्ट फ्रेंड को साथ लिया और लाइव स्ट्रीम ऑन करके तुमसे मिलने का प्लान बनाया। उसे लगा कि कैमरा ऑन रहेगा तो तुम कोई चालाकी नहीं कर पाओगे। लेकिन तुम्हें इन फालतू के रोमांटिक ड्रामों में इंटरेस्ट कहां था? अगली सुबह सुबह तुम सीधा ओशन पार करके न्यूयॉर्क पहुंच गए। सबर्ब्स में खरीदी हुई अपनी नई लग्जरी मैंशन के अंडरग्राउंड गैराज में खड़े होकर तुमने एक गहरी सांस ली और अपना गॉड टियर मूव मारा। सिस्टम समन स्विश। वो खाली गैराज एक झटके में लोगों से भर गया। 1Z टॉप लेवल स्पाइस, 20 फाइनेंशियल शार्क्स, 20 साइबर हैके, रुपीज और एक ऐसा गोल्ड मेडल असैसिन जिसके आसपास की हवा भी बर्फीली थी। अगर कोई आउटसाइडर ये सीन देख लेता, पक्का डर के मारे मौके पर ही बेहोश हो जाता। तुमने $10 बिलियन वाला एक कार्ड इंटेलिजेंस लीडर सूबे की तरफ फेंका। ये पैसे पकड़, मुझे चाहिए कि अगले 6 महीने के अंदर तू पूरी दुनिया के सारे सीक्रेट्स मेरे लिए खोद कर निकाल लाए। मैं चाहता हूं कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज न बचे जो मेरी नजरों से छिप सके। इसके बाद तुमने उस जाओ रुइलोंग नाम के फाइनेंशियल जीनियस की तरफ देखा और सीधा 4 कार्ड्स उसकी तरफ उछाल दिए। पूरे $400 बिलियन तुमने उसके शोल्डर पर थपथपाया और तुम्हारी आवाज इतनी नॉर्मल थी जैसे रात के डिनर के बारे में बात कर रहे हो। जाकर मेरे लिए एक ग्लोबल कॉर्पोरेशन खड़ा कर। एविएशन हो, ओशन कंट्रोल हो या माइनिंग, कोई भी हार्डकोर इंडस्ट्री दिखे उसे तुरंत अपने कंट्रोल में ले ले। पैसे कमाना मेरा टारगेट नहीं है। मुझे एब्सोल्यूट कंट्रोल चाहिए, अंडरस्टैंड? जाओ रुइलोंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें अपनी जिंदगी में ऐसा बॉस नहीं देखा था जो इस तरह पैसों की बारिश करता हो। आखिर में तुमने उस रॉबर्ट नाम के फॉरेन असैसिन की तरफ देखा। तुम्हारी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। इस कार्ड में 50 बिलियन है। आज के बाद जो भी कूड़ा मेरे रास्ते में आएगा उसे साफ करने का काम तेरा है। मैं हर दिन तुझे 300 टॉप लेवल असैसिन्स दूंगा। मैंने ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी सोच लिया है,
राक्षस, ये सब सेटअप करने के बाद तुमने एक सिगरेट जलाई और धुएं का एक कश बाहर छोड़ा। जब तुम गराज से बाहर निकले तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ग्लोबल पावर को हिलाकर रख देने वाले दो खतरनाक ऑर्गेनाइजेशंस, इंटेलिजेंस डार्क वेब और एसेसिन गिल्ड राक्षसा, बस तुम्हारे एक हाथ घुमाने से बन चुके थे। जहां तक पैसों की बात है तुम्हारी नजरों में इस प्लैनेट के बाहर वो रद्दी कागज से भी बदतर है। तुम्हारा अल्टीमेट गोल तो पूरा यूनिवर्स है। वैसे तुम यहां सिर्फ अपनी बहन के लिए एक नॉर्मल सी कार खरीदने आए थे, लेकिन जैसे ही तुम इस फाइनेंशियल हब के टॉप लेवल ऑटो एक्सपो में घुसे, डैम, जो $1 मिलियन लग्जरी कार सड़कों पे हवाबाजी करती है, वो यहाँ कबाड़ के भाव लग रही थी। इस जगह का बार इतना हाई था कि बिना तगड़ी नेटवर्थ के तुम अंदर पैर भी नहीं रख सकते। सीधा रूल था, गरीबों की नो एंट्री। तुम अपने बटलर और बॉडीगार्ड्स के साथ एक राउंड लगा रहे थे। सच कहूं तो ये सुपर कार्स तुम्हारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रही थी। जो इंसान रोज रोयस के प्रीमियम सोफा पर बैठता हो, वो खुद ड्राइव करने का टॉर्चर क्यों ही सहेगा। लेकिन फिर तुमने सोचा, ड्राइव करना पसंद न होना और कलेक्शन में न होना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। तुम्हारी नजर सामने खड़ी उस एकदम बैडएस कार पर टिक। वो एकदम किलर लुक वाली आस्टन मार्टिन, वो बिल्कुल तुम्हारी वाइब से मैच कर रही थी। बगल में खड़ा वो फॉरेन सेल्समैन तुम्हारा ऑरा देखकर किसी पालतू कुत्ते की तरह हाथ मलता हुआ पास आ गया। वो अभी अपनी प्रोफेशनल नॉलेज झाड़ने ही वाला था कि तुमने सीधा हाथ हिलाकर उसे रोका बकवास बंद कर। क्या इमीडिएट डिलीवरी मिलेगी? वो फॉरेनर तो सन्न रह गया। उसने सोचा ये एशियन रिच किड कुछ ज्यादा ही डायरेक्ट नहीं है। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और झुककर बोला, यस सर, आपको शोरूम की जो भी गाड़ी पसंद हो। तुमने एक कोल्ड स्मग दिया। तुम्हारा अगला मूव वहां खड़े सब लोगों के होश उड़ाने वाला था। तुम अपनी उंगली से ऐसे पॉइंट कर रहे थे जैसे सड़क किनारे ढाबे पर ऑर्डर दे रहे हो। ये मार्टिन, ये बुगाटी और वो दोनों फिरारी लफेरारी, ब्लैक और रेड मुझे दोनों चाहिए। ओ रेड, उन दोनों कॉनिक 6 को भी पक कर दे। उस फॉरेनर की आंखें तो फटकर बाहर आने वाली थी। वो मुंह से ओ माय गॉड चिल्ला रहा था। वो तुम्हें ऐसे देख रहा था जैसे साक्षात गॉड ऑफ वेल्थ सामने आ गए हो। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो मौके पर ही घुटनों पर गिर पड़े, पर तुम एकदम चिल थे। तुमने सीधा बटलर को कार्ड स्वाइप करने भेज दिया। इसके साथ ही तुम्हें एक टॉप वीआईपी ऑक्शन का इन्विटेशन भी मिल गया। पैसों से तुम्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तुम तो बस इन गवार फॉरेनर्स के शॉक वाले एक्सप्रेशंस एंजॉय कर रहे थे। तुमने सोचा था कि आज का दिन शांति से ऐसे ही निकल जाएगा, लेकिन किसे पता था कि जब तुम लग्जरी मॉल में शॉपिंग करने जाओगे तो एक एकदम रिडिकुलस इंसिडेंट हो जाएगा। तुमने अभी अपनी फैमिली के लिए टॉप लेवल ज्वेलरी खरीदी ही थी, पेमेंट किया और बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक कुछ ब्लैक गून्स गन तानते हुए अंदर घुस आए। डैम, सुना था यहां फ्री लूटिंग का ट्रेंड है और वो सच में देखने को मिल गया। तुम एक पल के लिए ब्लैंक हो गए। क्या इन गधों के दिमाग में भूसा भरा है? इतने हाई एंड लग्जरी मॉल में डकैती डालना, पक्का ये मौत के मुंह में भाग रहे हैं। सेफ्टी के लिए तुमने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया कि अभी सीधा पंगा मत लो और छुप कर रहो। तुम्हारे दिल में गुस्से की आग धधक रही थी। ये क्या रद्दी सीने हैं? एक बार मुझे बेस पर वापस जाने दो। मैं 20 हैवी आर्म्ड गार्ड्स अपनी सिक्योरिटी में लगाऊंगा। अगर किसी ने सर उठाने की कोशिश भी की तो सीधा भून कर छलनी कर दूंगा। 3 मिनट से भी कम टाइम में इन फॉरेन लुटेरों ने बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से सारा माल लूट लिया। लेकिन जिस बात ने तुम्हारा दिमाग खराब किया वो ये था कि एक बेवकूफ क्रिमिनल ने जाते जाते तुम्हारे बॉडीगार्ड के हाथ में वो ज्वेलरी से भरा बाग देख लिया और अपने लालच में अंधा होकर वो वापस आया। तुम्हारे बॉडीगार्ड के सिर पे गन तानी और जबरदस्ती वो बाग छीन लिया। उन्हें वहां से पूरी चौड़ में निकलते देख तुम्हारे अंदर का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। तुम्हारे अपने इलाके में हमेशा तुम थे जो दूसरों को लूटते थे। इन कचरा गुंडों की इतनी औकात कब से हो गई कि तुम्हारे ही सिर पर चढ़कर नाचें। विला वापस लौटते हुए तुम जितना सोच रहे थे गुस्सा उतना ही बढ़ रहा था। तुमने तुरंत अपना मूव चला और इंस्टेंटली 20 टॉप टियर आर्म बॉडीगार्ड्स को समन कर लिया। तुमने एकदम ठंडे चेहरे के साथ सूबे को एक डेथ कमांड दी। अपने सारे अंडरग्राउंड नेटवर्क्स का यूज कर और उन लुटेरों को खोद कर निकाल। खासकर उस कीड़े को जिसने मेरा बैग छीना था। मैं उसे बताऊंगा कि उसने जितना लालच से खाया है उसे उतना ही खून के साथ बाहर उगलना पड़ेगा। इस वक्त एक अंधेरे स्लम एरिया में वो सारे रॉबर्स सोने से भरे उस बैग को देखकर अपनी लार टपका रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने एक बहुत बड़ा जैकपॉट मार लिया है और वो अमीर बनने के सपने देख रहे थे। उन गधों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्होंने जो लूटा है वो सोना नहीं बल्कि साक्षात मौत का फरमान है। खासकर उनका वो लीडर। जब उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है तो उसने झटके से अपना ब्लैक मास्क उतार फेंका और उसके पीछे से एक बेहद खूंखार एशियन चेहरा सामने आया। वो प्लान बना रहा था कि इन बेवकूफों को धोखा देकर सारा माल कैसे लेकर भागा जाए। तुम्हारी चीज को छूकर कोई भाग सकता है क्या? चाहे कोई गोरा हो या काला, इस इलाके में तुम जिसकी मौत चाहोगे वो अगले दिन का सूरज नहीं देख पाएगा। किसने सोचा था कि सूबे का काम करने का स्पीड इतना खौफनाक होगा? तुमने जो इंटेलिजेंस नेटवर्क सेटअप किया था वो खून चूसने वाली जोंक की
तरह इस शहर के हर कोने में फैल चुका था। सिटी के साउथ में उस ब्लैक पीच बार का ही एग्जाम्पल ले लो। डांस फ्लोर पर अजीब अजीब लोग नाच रहे थे, वहीं वो कुछ लुटेरे भारी गोल्ड चेन्स पहने पागलों की तरह कमर मटका रहे थे। अगर तुम वहां होते तो एक एक नजर में पहचान लेते कि ये वही कचरा लोग हैं जिन्होंने दिन में मॉल में तुम्हारी ज्वेलरी लूटी थी। ये दोनों ठरकी लड़कियों के साथ चिपके हुए फुल पार्टी मोड में थे कि अचानक उनकी पूरी बॉडी झटके खाने लगी, जैसे किसी ने हाई वोल्टेज का शॉक दे दिया हो। वो अपनी आंखें पलटकर सीधा जमीन पर किसी मरे हुए कुत्ते की तरह गिर पड़े। नॉर्मल पब्लिक के कपड़े पहने हुए कुछ अंडरकवर एजेंट्स बिना एक शब्द कहे उन दोनों कचरा लोगों को टांग कर बाहर घसीट ले गए। बाहर एक व्हाइट मर्सिडीज वन पहले से ही तैयार खड़ी थी। गाड़ी का दरवाजा खुला और उन्हें किसी कूड़े की तरह पीछे फेंक दिया गया। एक्सेलरेटर दबा और गाड़ी सीधा शहर के बाहर सुनसान इलाके की तरफ दौड़ पड़ी। भाई, ये वही दोनों है ना? गाड़ी चला रहे ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में देखते हुए पूछा। फ्रंट सीट पर बैठे लीडर ने एक ठंडी सांस ली। बिल्कुल, हमारे टॉप बॉस ने स्पेसिफिकली इन्हें ही खत्म करने का ऑर्डर दिया है। पीछे बैठा एक नया रिक्रूट घबराते हुए अपना थूक निगलकर पूछने लगा, अपने इस ऑर्गेनाइजेशन का असली बैकग्राउंड क्या है? ये सवाल सुनते ही गाड़ी के अंदर शमशान जैसी शांति छा गई। लीडर ने उसे ऐसे घूर कर देखा जैसे वो किसी लाश को देख रहा हो। तेरा मरने का मन है क्या, जो तू छुपकर बॉस के बारे में डिस्कस कर रहा है? हमारे बिग बॉस अगर एक फूंक भी मार देंगे ना तो तू और तेरी पूरी फैमिली इस दुनिया से गायब हो जाएगी। ये सब तुम्हारे डार्क वेब के सबसे लो लेवल के गुंडे थे, तुम्हारे डार्क वेब के सबसे बेसिक मोहरे। तुमने जो मेरे साथ रहने वाले राज करेंगे और खिलाफ जाने वाले मारे जाएंगे वाली एब्सोल्यूट डोमिनेंस मांगी थी, उसे पूरा करने के लिए सूबे ने पावर को एक पागलपन की हद तक, यहां सिर्फ परफॉर्मेंस बोलता था। तुम जितने ज्यादा टारगेट्स को मारोगे उतना ही दूसरों को कुचलकर ऊपर की पोस्ट पर पहुंचोगे। कुछ ही देर में उन दोनों लुटेरों को रस्सियों से बांधकर एक खंडर में फेंक दिया गया। अब आगे इन दोनों के साथ क्या खौफनाक टॉर्चर होने वाला था, ये पूछने की औकात इन लो लेवल गुंडों की नहीं थी। अगले दिन जब सूरज सिर पे आ चुका था, जैसे ही तुमने अपने कमरे का दरवाजा खोला, ड्रैगन बटलर पूरी रिस्पेक्ट के साथ बाहर तुम्हारा वेट कर रहा था। तुमने एक अंगड़ाई ली और कैजुअली पूछा, पता चला? मास्टर, आदमी पकड़ लिए गए हैं, लेकिन उन्होंने माल आपस में बांटकर बेच दिया। पर हमें इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल मिली है। तुम थोड़ा कंफ्यूज हुए। एक सड़क छाप लुटेरे को पकड़ने में क्या इंटरेस्टिंग हो सकता है? ड्रैगन बटलर ने अपनी आवाज धीमी की। लुटेरों की गांग में एक बंदा ऐसा था जो स्लम एरिया में घुसते ही पूरी तरह गायब हो गया। जब हमारी टीम ने डिटेल में जांच की तो पता चला कि वो हरामजादा कोई लोकल लुटेरा नहीं है, बल्कि मेकअप से भेष बदलकर आया हुआ एक एशियन ही है। ये कमीना अब हांगकांग भागने की प्लानिंग कर रहा है। ये सुनकर तुम्हें बड़ी हंसी आई। वाह, इतनी दूर आकर अपना भेष बदलकर फ्री लूटिंग कर रहा है। ये तो सच में एक नंबर का टैलेंट है। तुमने एक कोल्ड स्मग दिया और सीधा ऑर्डर पास किया। शाओबे से कहो कि उसे तड़पा तड़पा कर मारे। हाँ, याद आया, मुझे जो सेल्फ डिफेंस का सामान चाहिए था वो मिला। इस घटिया जगह पर जहां सांस लेते वक्त भी गोली लगने का डर हो। बिना किसी सॉलिड हथियार के मैं ऐसे ही बाहर नहीं घूमने वाला। मास्टर, आपके लिए हथियार रातों रात अरेंज कर दिए गए हैं। सारा सामान बेसमेंट में रखा है, बस आपके खुद चेक करने का वेट है। ये सुनते ही तुम्हारे अंदर की एनर्जी जाग गई। तुमने नाश्ता करना भी जरूरी नहीं समझा और सीधा ड्रैगन बटलर के साथ बेसमेंट की तरफ निकल पड़े। लेकिन जैसे ही तुमने वो भारी दरवाजा खोला, तुम पूरी तरह शॉक्ड रह गए। तुमने सोचा था कि तुम्हारे आदमियों ने बस कुछ काम चलाऊ पिस्टल्स ही अरेंज की होंगी, लेकिन सच बताऊं तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कोई सेल्फ डिफेंस था क्या? ऐसा लग रहा था कि साला वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी चल रही है। दीवार पर लाइन से भारी भरकम हैवी फायर पावर टंगी हुई थी, छोटी पॉकेट गन्स से लेकर असॉल्ट राइफल्स और सबमशीन गन्स तक। और कोने में तो भाई आरपीजी, रॉकेट लॉन्चर्स और ग्रेनाड्स के पूरे बॉक्सेस एकदम नीटली स्टैक किए हुए थे। तुमने पूरी एक्साइटमेंट के साथ एक छोटी MP5 सबमशीन गन उठा ली। 1 मिनट में 800 राउंड्स फायर करने वाली खतरनाक मशीन अगर बस ट्रिगर दबाकर रखो तो 1 मिनट के अंदर किसी इंसान का कीमा बना सकती है। अगर तुम्हें स्वॉट टीम के आने का डर ना होता तो तुम अभी के अभी कुछ राउंड्स फायर करके मजे ले लेते। वो लाइन से सजी हुई चमचमाती येलो बुलेट तुम्हारी नजरों में सोने के बिस्किट से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तुमने पूरे बॉस वाले एटीट्यूड के साथ हाथ घुमाया। गाड़ी तैयार करो, आज रात ऑक्शन में भौकाल मचाने चलेंगे। यस सर, किसी भी कचरे को आपका मूड खराब नहीं करने देंगे। जैसे ही तुमने बेसमेंट से कदम बाहर निकाला, ड्रैगन बटलर ने तुरंत काले सूट वाले बॉडीगार्ड्स की पूरी फौज को ऑर्डर दिया, सब अपनी पिस्टल्स लोड कर लो, गाड़ी के ट्रंक
के सारे हिडन कंपार्टमेंट्स फुल कर दो। दर्जनों MP5s और RPGs सब साथ रख लो। कुछ बॉक्स ग्रेनेड्स भी रख लेना। एक के बाद एक अम्युनिशन के बॉक्सेस पागलों की तरह गाड़ी में लोड किए जाने लगे। तुम्हारी वो कम हथियारों का डर वाली बीमारी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। ये पूरी तरह से एक डिमेंशनल स्ट्राइक वाली सिक्योरिटी फीलिंग थी जब तुम अपना एक्सपेंसिव डिजाइनर सूट पहनकर रात के टॉप टायर ऑक्शन में जाने की तैयारी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शेनचंग यूनिवर्सिटी में वो मौत से खेलने वाला रिच ब्रात जांगहाओ लगातार तुम्हारी बहन को घूर रहा था। वो तुम्हारी बहन लिंगजुए की बैकग्राउंड चेक रिपोर्ट देखकर पागलों की तरह हंस रहा था। रिपोर्ट में लिखे नॉर्मल फार्मर फैमिली के बारे में पढ़कर उसने चैन की सांस ली। उसकी घटिया नजरों में तुम्हारी फैमिली बस एक अभी अभी ग्रेजुएट हुआ गरीब बड़ा भाई और गांव में खेती करने वाले कुछ बुजुर्ग ही थे जिनका कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं था। और जहां तक कुछ रातों पहले तुम्हारी भिजवाई हुई उस डेथ वार्निंग का सवाल है, वो बेवकूफ उसे कब का भूल चुका था। उसका ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था कि वो सोचने लगा कि तुम जैसे मिस्टीरियस यंग मास्टर उसके जूते साफ करने के लायक भी नहीं हो। जिस शिकार पर मैंने नजर डाल दी वो आज रात हर हाल में मेरा होगा। जांग हाओ ने अपने होठ चाटे और एक घिनौनी स्माइल के साथ अपना फोन निकाला। उसने तुरंत उन ग्रीन टी रूममेट्स को टेक्स्ट किया जिन्हें वो पहले ही पैसे खिला चुका था। पैसे मिल जाएंगे, आज रात प्लान के हिसाब से काम होना चाहिए। उसी वक्त गर्ल्स हॉस्टल में उन तीनों मतलबी ग्रीन टी रूममेट्स ने एक दूसरे को इशारा किया और तुरंत सू लिंगजुए को घेर लिया। उनके उस फेक रोने धोने और इमोशनल ब्लैकमेल ने तुम्हारी बहन को जो अपना वीडियो एडिट करने वाली थी जबरदस्ती एक केटीवे में खींच लिया। और इन बेवकूफों को यह आइडिया तक नहीं था कि जैसे ही उन्होंने केटीवे के मेन डोर के अंदर कदम रखा, एक बेहद लो प्रोफाइल ब्लैक सेडान किसी भूत की तरह बाहर आकर रुकी। उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे भेजे हुए टॉप टियर बॉडीगार्ड्स बैठे थे। दो पहाड़ जैसे जायंट बॉडीगार्ड्स सीधे केटीवे के अंदर घुसे और तुम्हारी बहन के बगल वाले प्राइवेट रूम का दरवाजा खोल दिया। अंदर कुछ स्ट्रीट थग्स बैठे थे जो अभी भड़कने ही वाले थे, पर तुम्हारे आदमियों ने एक शब्द भी वेस्ट नहीं किया। धड़ाम कैश की एक मोटी गड्डी सीधा टेबल पर दे मारी। ये रूम हमें चाहिए, निकलो यहां से। उनकी आवाज इतनी कोल्ड और खतरनाक थी कि रेफ्यूज करने का कोई चांस ही नहीं था। बॉडीगार्ड्स के उन सैंडबैग जितने बड़े मुक्कों को देखकर उन गुंडों के पसीने छूट गए। उन्होंने पैसे उठाए और वहां से दुम दबाकर भागने में ही अपनी भलाई समझी। वहीं बगल वाले रूम में माहौल पहले से ही बेहद अजीब और टेंस हो चुका था। सू लिंगजे उन तीनों रूममेट्स को देख रही थी जो माइक छोड़कर सिर्फ अपना सर झुकाए फोन पर टेक्स्ट करने में लगी थी। उसके दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। वो कोई बेवकूफ नहीं थी। उसने तुरंत खड़े होकर वॉशरूम जाने का बहाना बनाया, पर तभी उनमें से एक ग्रीन टी रूममेट ने अजीब सी नजरों से देखते हुए उसके साथ जाने की जिद पकड़ ली। सू लिंगजुए का दिल बैठ गया। अब उसे इन लोगों की असली शक्ल पूरी तरह समझ आ चुकी थी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और तय किया कि रूम से बाहर निकलते ही सीधा स्ट्रीट की तरफ भागेगी। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। बैंग रूम का दरवाजा किसी ने जोर से धक्का देकर खोला और जांग हाओ अपने चेहरे पर एक घिनौनी और गंदी स्माइल के साथ दरवाजे पर खड़ा था। अरे वाह लिंगर, वॉशरूम जा रही हो? तुम्हारा भाई तुम्हें एस्कॉर्ट करेगा। ये देखते ही सू लिंगजुए का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला ताकि इमरजेंसी मैसेज भेज सके, पर तभी पास खड़ी उस ग्रीन टी रूममेट ने एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसका फोन हवा में उड़ा दिया। उस औरत ने इतनी बेशर्मी के बाद भी एक फेक और मासूम सी शक्ल बना ली और नखरे दिखाते हुए बोली, अरे सॉरी, वहां एक मकड़ी थी। यंग मास्टर जांग, अब आपको हमारी लिंगर के लिए एक लेटेस्ट मॉडल का फोन दिलाना पड़ेगा। उसकी वो फेक और मजे लेने वाली शक्ल देखकर किसी को भी उल्टी आ सकती थी। तुम लोग जो कर रहे हो वो क्राइम है, मुझे जाने दो, सू लिंगशुए ने गुस्से और डर से चिल्लाते हुए कहा। पर उन तीनों ग्रीन टी रूममेट्स को अपने ब्रांडेड बैग्स के सिवा सू लिंगशुए की जिंदगी या मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने एक बेशर्म स्माइल के साथ कहा, तुम बस यंग मास्टर जांग का अच्छे से ख्याल रखना, और मुड़कर रूम से बाहर निकलने लगी ताकि उन्हें अकेला छोड़ सके। जांग हाओ अब पूरी तरह से अपने अहंकार में अंधा हो चुका था। उसने एक ही झटके में सू लिंगशुए को धक्का देकर सोफा पर गिरा दिया और पागलों की तरह चिल्लाया, इस रूम में मैं ही कानून हूं। पर जैसे ही उन तीनों ग्रीन टी लड़कियों ने बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला, उनके चेहरों की हंसी पूरी तरह जम गई। अगले ही पल वो तीनों औरतें ऐसे चीखने लगीं जैसे उन्होंने दिन दहाड़े कोई खौफनाक भूत देख लिया। डर के मारे चीखते हुए वो लड़खड़ाकर वापस रूम के अंदर गिर पड़ी। जांग हाओ, जो अभी जबरदस्ती करने ही वाला था, ये देखकर भड़क गया और गालियां बकने लगा, तुम लोग वापस क्यों आ गई? क्या तीनों को एक साथ मजे लेने हैं? पर जैसे ही उसने पूरे गुस्से और इरिटेशन के साथ दरवाजे की तरफ देखा, उसके चेहरे का सारा खून सूख गया। वो ऐसे जम गया जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसने देखा कि दरवाजे पर तुम्हारे भेजे हुए दोनों टॉप टियर बॉडीगार्ड्स किसी मौत के फरिश्ते की तरह खड़े थे। उनके मजबूत हाथों ने उन दो चमचों को जो बाहर पहरा दे रहे थे, किसी मरी हुई लाश की तरह एक एक हाथ से हवा में लटका रखा था।
धड़ाम धड़ाम उन दोनों घटिया चमचों को इतनी बेदर्दी से रूम के फ्लोर पर पटका गया कि उनके मुंह से दर्द की एक चीख तक नहीं निकली। उसके तुरंत बाद तुम्हारे आदमियों की उस हड्डियों को जमा देने वाली कोल्ड नजर के बीच क्लिक रूम का मेन डोर अंदर से पूरी तरह लॉक हो गया। लगता है कुछ दिन पहले दी गई वार्निंग को तुमने बस एक मजाक समझ लिया था। तुम्हारी बहन को सीक्रेट रूप से प्रोटेक्ट करने वाले उन ब्लैक सूटेड बॉडीगार्ड्स ने जमीन पर पड़े उन डरे हुए कुत्तों की तरफ देखा तक नहीं। वो सीधे सोफा की तरफ बढ़े और वहां डरी सहमी बैठी सूलिंग जुए को देखा, जिसके कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त हो चुके थे। बॉडीगार्ड्स की आंखों में एक पल के लिए खौफ दिखा। अगर आज वो एक सेकंड भी लेट हो जाते और तुम्हारी बहन को एक खरोच भी आ जाती तो ओवरसीज बैठे तुम पूरे जांगचंग शहर को जड़ से उखाड़ फेंकते। मिस, मैं पहले आपको सेफ घर छोड़ देता हूं। सु लिंगशुए की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसकी इज्जत अभी तार तार होने से बची थी। वो इस नर्क जैसे रूम में एक पल भी और नहीं रुकना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ वो चालाक ग्रीन टी रूममेट्स जो अभी तक इस साजिश में शामिल थी, जैसे ही उन्होंने देखा कि बाजी पलट गई है, वो सीधे घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। वो फेक आंसू बहाते हुए गिड़गिड़ाने लगी। लिंगशुए, हमें माफ कर दो, हमें मजबूर किया गया था। प्लीज हमें भी अपने साथ यहां से ले चलो। उनकी वो झूठी और उल्टी ला देने वाली शक्लें देखकर सु लिंगजुए को सिर्फ घिन आ रही थी। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधा बॉडीगार्ड के पीछे पीछे बाहर जाने लगी। पर दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसके मन में एक डर था कि जांग हाओ के परिवार की नेटवर्थ करोड़ों में है। क्या इससे कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी? बॉडीगार्ड ये सुनकर जोर से हंस पड़ा। उसकी आवाज में एक खतरनाक डोमिनेंस थी। मिस, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। कल सुबह से ये सारे कीड़े आपके कॉलेज से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। इस वक्त रूम के अंदर माहौल इतना भारी हो चुका था कि सांस लेना भी मुश्किल था। वो रिच किड जांग हाओ अपना थूक निगलता हुआ कांपते पैरों के साथ खड़ा हुआ। डरना क्या है, मेरे बाप की नेटवर्थ करोड़ों में है। इस जानचंग में कौन मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कर सकता है? तभी एक ग्रीन टी लड़की ने फिर से भीख मांगनी शुरू कर दी। बॉस, सच में हमारा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। प्लीज हमें जाने। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी। स्लैप, एक जोरदार धमाके जैसी आवाज गूंजी। तुम्हारे आदमियों को औरतों पर रहम खाने जैसी फालतू बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उल्टे हाथ का एक ऐसा तगड़ा थप्पड़ पड़ा कि वो लड़की उड़ते हुए सीधा ग्लास टेबल पे जा गिरी। मौके पर ही उसके मुंह से खून के साथ 3 दांत बाहर निकल आए और आधा चेहरा सूजकर किसी गुब्बारे जैसा हो गया। पूरे रूम में मुर्दाघर जैसी शांति छाई। बाकी बची दोनों ग्रीन टी लड़कियां डर के मारे अपनी सांसें तक रोक चुकी थी। उन्होंने अपने रोने की आवाज को जबरदस्ती गले के नीचे दबा लिया। पर क्या सिर्फ गूंगा बनने से वो बच सकती थी? तुम्हारे आदमियों की डिक्शनरी में रहम नाम का कोई वर्ड नहीं था। स्लैप स्लैप 2 और भारी थप्पड़ पड़े और वो दोनों लड़कियां भी किसी मरे हुए कुत्ते की तरह फ्लोर पर गिर पड़ी। पूरे रूम में अचानक भूतों जैसी चीख पुकार मचने लगी। अगर एक और आवाज निकाली तो मैं तुम्हारे चेहरे का दूसरा साइड भी सूजा कर बराबर कर दूंगा। बॉडीगार्ड ने एकदम कोल्ड टोन में अपने हाथ झटकते हुए कहा। वो तीनों लड़कियां अब उन बत्तखों जैसी हो गई थी जिनका गला घोंट दिया गया हो। उन्होंने खून से सने अपने मुंह को कसकर पकड़ लिया। भले ही वो डर से कांप रही थी, पर किसी की एक आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। इन कीड़ों को साफ करने के बाद बॉडीगार्ड की वो मौत जैसी खौफनाक नजरें सीधा लॉक हुई। उस घमंडी जांग हाओ पर उस बिगड़े हुए रिच किड ने अपनी पूरी जिंदगी में मौत का ऐसा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा था। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। पैर जेली की तरह कांपने लगे और वो जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। ता तुम मेरे पास मत आना। किसी को मारना क्राइम है, लॉ के खिलाफ है। बॉडीगार्ड मौके पर ही जोर से हंस पड़ा। अब तुझे कानून और लॉ की याद आ रही है? रूल्स तो सिर्फ तुम जैसे कमजोरों को बांधने के लिए होते हैं। तुझे सच में ऊपर वाले का शुक्र मनाना चाहिए कि तू अभी अपने देश में है। बॉडीगार्ड नीचे झुका और किसी आवारा कुत्ते की तरह जांग हाओ के गाल पर थपथपाया। बोल, अभी तेरे किस गंदे हाथ ने हमारी मिस को टच किया था? जांग हाओ डर के मारे पागलों की तरह अपना सिर हिलाने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने उसे छुआ तक नहीं। सच में? अच्छा, अभी भी जबान चला रहा है तो मैं मान लेता हूं कि दोनों हाथों ने टच किया था। बॉडीगार्ड ने बिना कुछ सोचे टेबल पर रखा वो भारी कांच का आश्रय उठा लिया। इस एक मूव ने जांग हाओ को इतना डरा दिया कि उसने वहीं पैंट में टॉयलेट कर दी और पूरे रूम में एक अजीब सी बदबू फैल गई। लेफ्ट हैंड था। प्लीज मुझे जाने दो। मेरे बाप के पास बहुत पैसा है। मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा। बस आज मुझे जिंदा छोड़ दो। 1 मिलियन? कितनी फालतू बात है। ये चिल्लर तो मेरे ओवरसीज अकाउंट के एक दिन के इंटरेस्ट के बराबर भी नहीं है। बॉडीगार्ड ने बिना पलक झपकाए वो भारी आश्रय उठाया और जांग हाओ के लेफ्ट हैंड पर पूरी ताकत से मार दिया। क्रैक, हड्डियों के टूटने की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज पूरे रूम में एकदम क्लियर सुनाई दी।
वो तीनों ग्रीन टी लड़कियां डर के मारे एक दूसरे को गले लगाए और आंखें बंद किए बैठी थीं। उनकी देखने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब उन्हें समझ आ रहा था कि जंग हाओ के इस अंजाम के सामने उन्हें पड़े वो थप्पड़ तो जैसे भगवान का कोई बड़ा आशीर्वाद थे। अपने बाप को कॉल कर मुझे दूसरी बार बोलना ना पड़े। दर्द के मारे जांग हाओ का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था, पर वो जानता था कि उसका बाप ही अब उसकी आखिरी उम्मीद है। उसने कांपते हाथों से नंबर डायल किया और फोन उठते ही बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगा। डैड बचा लो, कोई मुझे मार डालना चाहता है। दूसरी तरफ फोन पर वो नोवो रीच जांग फुगी ये सुनते ही डर के मारे कांपने लगा और तुरंत जोर से चिल्लाया, हाओ क्या हुआ तुझे? किसकी हिम्मत हुई तुझे छूने की? बॉडीगार्ड ने झटके से उसके हाथ से फोन छीना और एकदम कोल्ड आवाज में बोला, यूनिवर्सिटी टाउन न्यूयर होंग KTV रूम नंबर 4, यहाँ आ और इसे ले जा। इतना बोलकर उसने सीधा फोन काट दिया। आधे घंटे से भी कम टाइम में पसीने से लथपथ जांग फुगुई अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा और जोर से रूम का दरवाजा खोल दिया। लेकिन जैसे ही वो अंदर आया, उसकी नजरों के सामने सबसे पहले वो 3 लड़कियां दिखी जिनका चेहरा सूज कर सुअर जैसा हो चुका था और फर्श पर दर्द से तड़पता हुआ उसका अपना सगा बेटा जिसके हाथ की हड्डियां पूरी तरह से टूट चुकी थी। जांग फुगुई का दिल दर्द से कांप उठा और अगले ही सेकंड उसके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा। उसने दांत पीसते हुए पूछा, तुम लोग हो कौन? मेरे बेटे ने ऐसा क्या कर दिया जो तुमने उसका ये हाल किया? बॉडीगार्ड बड़े आराम से अपनी जगह से खड़ा हुआ और एक टिश्यू से अपने हाथ साफ किए। तुझे यहां आने को बोला था इसलिए नहीं कि मैं तेरी ये फालतू बकवास सुन सकूं। मैं बस देखना चाहता था कि किस लेवल के जाहिल बाप ने ऐसा बेवकूफ बेटा पैदा किया है जो खुद अपनी मौत बुलाता है। अब मैंने देख लिया है तो मैं चलता हूं। दरवाजे तक पहुंचकर बॉडीगार्ड रुका। उसने पलटकर एक बेहद ठंडी और खतरनाक नजर डाली। याद रखना, कल से अगर ये सारा कचरा हमारी मिस के आसपास भी दिखा तो अगली बार बात सिर्फ चेहरा सुजाने पर खत्म नहीं होगी। जांगचंग में इतने सालों से अपनी मनमर्जी चलाने वाला जांग फुगुई आज तक इस तरह बेइज्जत नहीं हुआ था। गुस्से से उसकी आंखें बाहर आने को हो रही थी। उसने जाते हुए बॉडीगार्ड की पीठ देखकर पागलों की तरह चिल्लाया, अंधा है क्या तू? जांग फुगी के बेटे पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई? आज का ये मैटर अभी खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ। बॉडीगार्ड ये सुनकर जोर से हंस पड़ा। ये बूढ़ा अभी भी सोच रहा है कि उसके पास खत्म नहीं हुआ बोलने की हैसियत बची है। अब तो शायद एक आसान मौत भी उसके लिए एक सपना बन जाएगी। तुझे तो ऊपर वाले से दुआ करनी चाहिए कि तू थोड़ा और जी ले। बॉडीगार्ड ने एक बेहद खौफनाक और एग्रेसिव नजर छोड़ी। मेरे यंग मास्टर अभी ओवरसीज हैं। जब वो वापस आएंगे और खुद तुम्हारे साथ खेलने का प्लान बनाएंगे तो उम्मीद है कि तुम जैसे लोग उनके सामने एक दिन भी सरवाइव कर पाओगे। जांग फुगी गुस्से से पागल हो चुका था। उसके सिर से धुआं निकल रहा था, पर कुए के इन मेंढकों को कहां पता था कि उस बॉडीगार्ड का वो यंग मास्टर और कोई नहीं बल्कि ओवरसीज बैठे तुम ही थे। जिस पल तुम वापस लौटने वाली फ्लाइट में कदम रखोगे उसी पल इन सारे जोकरों के हमेशा के लिए मिट जाने का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। सू लिंगशुए को सेफली कॉलेज वापस छोड़ दिया गया था, पर उसका दिमाग अभी भी सुन्न था। वो खुद को रोक नहीं पाई और बॉडीगार्ड से पूछ ही लिया, आप लोग आखिर हो कौन जो छुपकर मेरी रक्षा कर रहे हैं और एन वक्त पर आकर बचा लिया? आपकी पावर तो बहुत बड़ी है, जबकि मेरी फैमिली तो बस एक नॉर्मल किसान परिवार। बॉडीगार्ड ने बस एक मिस्टीरियस स्माइल दी। मिस सू लिंगशुए, आप ज्यादा मत सोचिए, वक्त आने पर आपको खुद ब खुद सब पता चल जाएगा। जब सू लिंगशुए को कोई सीधा जवाब नहीं मिला तो उसने भी इस बात को वहीं छोड़ दिया। इसी बीच जब देश में अभी सुबह ही हुई थी, ओवरसीज बैठे तुम एक बेहद शानदार और टॉप टियर इंटरनेशनल ऑक्शन के VIP सेक्शन की 3rd रो में आराम से बैठे हुए थे। तुम बोर होकर अपना फोन स्क्रॉल कर रहे थे। सू लिंगशुए के साथ जो हुआ उसकी सारी डिटेल्स तुम्हारे पास आ चुकी थीं। सिर्फ बीच में घुसकर बचाना ही काफी नहीं था, तुम्हें इस मटर को जड़ से खत्म करना था। तुमने तुरंत जाओ रुइलोंग को मैसेज भेजा, मौदू में जल्द से जल्द ब्रांच ओपन कर और मरीन ट्रांसपोर्ट बिजनेस को पूरी तरह एक्वायर कर ले। जितनी जल्दी हो सके पैसों से उन्हें पूरी तरह कुचल दे। तभी स्टेज पर ऑक्शन की अगली आइटम अनाउंस हुई, चंगवा दोकाई चिकन कप। स्टार्टिंग बिड $24 मिलियन। कोई और बिड बढ़ाना चाहेगा? तुमने आराम से अपनी पोजीशन बदली और गलती से तुम्हारी कोहनी बगल में बैठे ड्रैगन बटलर को लग गई। अगले ही सेकंड ड्रैगन बटलर ने जोर से चिल्लाकर कहा, 25 मिलियन। तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुमने ड्रैगन बटलर को ऐसे देखा जैसे वो कोई पागल हो। तुझे इस कबाड़ में इंटरेस्ट है क्या? ड्रैगन बटलर ने बड़ी मासूमियत से कहा, यंग मास्टर, क्या ये आपका सीक्रेट सिग्नल नहीं था बिड करने के लिए? तुम्हारे होठ अजीब तरह से ट्विच हुए। गजब है, गलती से कोहनी लग गई थी। खैर छोड़ो, $25 मिलियन में एक कप खरीद लिया। घर ले जाकर इसमें गर्म पानी पीने के काम आ जाएगा। तुम्हारा $25 मिलियन को गोभी टमाटर की तरह उड़ाना देखकर पीछे बैठे कुछ आम लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। इसके तुरंत बाद बड़ी स्क्रीन पर एक और आइटम फ्लैश हुई। ये एक नेशनल ट्रेजर था, स्नेक हेड। स्टार्टिंग बिड $10 मिलियन। मौके पर मौजूद सारे एशियन बिलियनियर्स की आंखें लाल हो गईं।
वो जान लगाकर बिद बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी एक ओवर कॉन्फिडेंट फॉरेनर ने खड़े होकर चिल्लाया 130 मिलियन। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। ये प्राइस पूरी तरह से लिमिट क्रॉस कर चुका था। उस फॉरेनर को लगा कि अब वो पक्का जीत गया है और उसका घमंड 7वें आसमान पर था। उसे लगा वो बाजी मार चुका है और अपनी नाक हवा में उठाकर खड़ा था। तुमने बिना पलक झपकाए कैजुअली कहा, ड्रैगन बटलर। ड्रैगन बटलर तुरंत इशारा समझ गया। उसने अपना प्लाकार्ड उठाया और बड़े आराम से एक नंबर बोला, 150 मिलियन। बूम। पूरे हॉल ने एक साथ शॉक में सांस खींची। सब लोग तुम्हें ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। ये 150 मिलियन डॉलर्स थे भाई। इतने में तो एक पूरी कंपनी खरीदी जा सकती है। उस फॉरेनर के चेहरे का सारा गुरूर चकनाचूर हो गया और वो बिना एक आवाज निकाले चुपचाप बैठ गया। उसके तुरंत बाद शीप हेड को ऑक्शन के लिए लाया गया। तुमने बिना एक सेकंड सोचे फिर से पैसे फेंके और उसे भी खरीद लिया। पूरा हॉल पूरी तरह से नम हो चुका था और बात यहीं खत्म नहीं हुई। आगे आने वाले दर्जनों आंटिक आइटम्स को तुमने ऐसे खरीदा जैसे तुम किसी सस्ते डॉलर स्टोर से होलसेल में सामान उठा रहे हो। तुमने अपने इस पागलपन वाले पैसे के पावर से वहां बैठे हर इंसान के मुंह पर ताला लगा दिया था। ऑक्शन खत्म होने के बाद तुम अपनी खरीदी हुई उन दर्जनों नायाब चीजों के साथ उस बुलेट प्रूफ रोल्स रॉयस में जाकर बैठ गए। तुम्हारे आगे और पीछे 5 रेंज रोवर्स का कॉन्वॉय चल रहा था। जैसे ही कॉन्वॉय शहर के बाहर निकला, ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मार दी। यंग मास्टर, हमारे पीछे कुछ ऐसे लोग लगे हैं जिन्हें अपनी मौत का डर नहीं है। तुम्हारा चेहरा एकदम कोल्ड हो गया। डैम, कल जो मॉल में चोरी हुई थी उसका गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ है और आज फिर से कुछ अंधे बेवकूफ सामने आ गए। इन्हें सच में लगता है कि 2-4 सस्ती पिस्टल्स लेकर ये मुझे लूट लेंगे। तुमने एक कोल्ड स्मग दी। इन्हें सबर्ब्स की तरफ ले चलो। आज इनके लिए कोई बढ़िया सी जगह देखकर इन्हें वहीं दफनाएंगे। तुम्हारी गाड़ियों का कॉन्वॉय तेजी से एक सुनसान और बंजर इलाके की तरफ बढ़ा। पीछे आ रही वो 3 खटारा कारें और 7-8 मोटरसाइकिल्स अभी भी यही सोच रही थी कि उन्होंने आज कोई बड़ी मछली फंसा ली है और वो लगातार पीछा कर रहे थे। तुमने ऑर्डर दिया। तुम्हारी चारों रेंज रोवर्स ने अचानक घूमकर पूरी सड़क ब्लॉक कर दी। इससे पहले कि सामने वाले लुटेरे कुछ समझ पाते, तुम्हारे वो खूंखार बॉडीगार्ड्स बाहर निकले और उन्होंने गाड़ियों के पीछे बने अंदर से क्या निकला? आरपीजी रॉकेट लॉन्चर से भरे हुए पूरे के पूरे बॉक्सेस। हर बॉडीगार्ड के हाथ में फुली लोडेड MP5 सबमिशन गन थी और उनकी बेल्ट पर हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स लटक रहे थे। वो सड़क छाप लुटेरे जो तुम्हें लूटने आए थे। ये चेनें देखकर मौके पर ही उनकी पेंट गीली हो गई। बॉस, हम तो बस थोड़े पैसे लूटना चाहते थे। तुमने तो पूरी की पूरी आर्मी ही बुला ली। कौन नॉर्मल इंसान बिजनेस मीटिंग में आरपीजी लेकर घूमता है? इससे पहले कि वो लोग रहम की भीख मांगते, तुम्हारे एक बॉडीगार्ड ने आरपीजी कंधे पर रखा सबसे आगे वाली कार पर निशाना लगाया और फायर कर दिया। बूम! एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और वो कार हवा में उड़ते हुए आग के गोले में बदल गई। ये खौफनाक ब्लास्ट देखकर पीछे वाले मोटरसाइकिल राइडर्स की तो रूह कांप गई। वो लोग पागलों की तरह अपनी बाइक घुमाकर वापस भागने की कोशिश करने लगे। तुम पहले गाड़ी से बाहर नहीं आना चाहते थे, पर बाहर का ये एक्शन देखकर तुम्हारे हाथों में भी खुजली होने लगी। तुमने कार का दरवाजा खोला और ड्रैगन बटलर से एक MP5 लेकर गाड़ी की आड़ में खड़े हो गए और उन भागते हुए डरपोक कुत्तों पर गोलियों की बौछार कर दी। मजा आ गया। डैम क्रेजी फन। कुछ छोटी मोटी पिस्टल्स लेकर तुम्हारी भारी भरकम हथियारों वाली आर्मी से भिड़ना बिल्कुल पत्थर पर अंडे मारने जैसा था। कोई मुकाबला ही नहीं था। उन लुटेरों की सस्ती बंदूकों ने मुश्किल से कुछ गोलियां ही चलाई थी, जबकि तुम्हारे हेवीली आर्म्ड बॉडीगार्ड्स ने तब तक कई मैगजीन्स खाली कर दी थी। 800 राउंड्स पर मिनट वाली भारी फायर पावर। क्या तुमने सोच रखा था कि मैं यहां तुम्हारे साथ घर घर खेलने आया हूं? इस वक्त तुम क्या कर रहे थे? तुम बस उस MP5 सबमिशन गन का ट्रिगर दबाकर इस शूटिंग को एक गेम की तरह एंजॉय कर रहे थे। तभी तुम्हारी नजर अचानक एक अजीब सी सफेद चीज पर पड़ी। गोलियों की इस खौफनाक बारिश के बीच एक छोटी सी सफेद भेड़ शांति से सिर झुकाए घास चर रही थी। तुमने एक कोल्ड स्मग दी। किसकी भेड़ है ये, जिसे रूल्स बिल्कुल नहीं पता? तुमने सीधा उस पर एम किया और ट्रिगर दबा दिया। दादा, गोलियों की एक बौछार सीधा उसकी तरफ निकल गई, पर साला नतीजा क्या निकला? सारी गोलियां घास पर जा गिरी और उस नन्ही भेदर का एक बाल तक बांका नहीं हुआ। उल्टा उसने सिर उठाकर तुम्हारी तरफ देखा और म्यां किया। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए साफ नफरत और बेइज्जती थी। क्या तुम ये बर्दाश्त कर पाते? तुम तो गुस्से से आग बबूला हो गए। तुमने अपनी गन झट से लॉन्ग बटलर की गोद में फेंकी और सीधा बॉडीगार्ड के हाथ से एक आरपीजी रॉकेट लॉन्चर छीन लिया। तुमने उसका बैरल अपने कंधे पर टिकाया और दांत पीसते हुए एम लगाया। साले, आज मैं भी देखता हूं कि तेरी किस्मत जीतती है या मेरा शल। बेचारी मासूम सी भेड़ सीधा धमाके के साथ आसमान में गोल गोल घूमने लगी। दूर मिट्टी के टीले के पीछे छुपा चरवाहा अपनी भेड़र को उड़ता देख इतना डर गया कि उसकी सांस तक अटक गई।
उसे लगा कि अगला शेल कहीं सीधा उसे ही ऊपर ना पहुंचा दे। 5 मिनट भी नहीं हुए और ये लड़ाई एक तरफा खत्म हो गई। तुम अपनी बुलेट प्रूफ रोल्स रॉयस में बैठकर शान से वापस निकले। गाड़ी में बैठते ही तुमने लॉन्ग बटलर को ऑर्डर दिया कि रास्ते के सारे सीसीटीवी फुटेज मिटा दिए जाएं। सिस्टम से मिले उस टॉप लेवल हैकर के लिए जो पेंटागन के नेटवर्क में भी आसानी से घुस सकता है, एक छोटा सा कैमरा हैक करना तो बच्चों का खेल था, सीधा सीधा डायमेंशनल स्ट्राइक जैसा। तुम्हें अच्छी तरह पता था कि FBI वाले इस धमाके की खुशबू सूंघते हुए जरूर मुसीबत खड़ी करने आएंगे। विला पहुंचते ही तुमने सिस्टम से मिले टॉप लेवल लॉयर को समन कर लिया। जैसा सोचा था, अगले दिन सुबह सुबह ही पुलिस की गाड़ियों ने घर का दरवाजा घेर लिया। तुम नींद खराब होने के गुस्से में गर्म दूध का गिलास थामे नीचे तमाशा देखने आए। वहां तुम्हारे 2 जुनूनी लॉयर्स उन पुलिस वालों पर कानूनी अल्फाजों के ऐसे तीर छोड़ रहे थे कि उनके पास बोलने को कुछ बचा ही नहीं। 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि वो पुलिस वाले बिना किसी सबूत के वहां से दुम दबाकर भाग निकले। तुमने ठंडी आह भरी और ऑर्डर दिया, पता लगाओ कि पीछे से कौन सा कुत्ता भौंक रहा है। उसी वक्त जियांगचंग में भारी बर्फबारी हो रही थी। सू लिंगशुआन के हॉस्टल में पहले 4 लड़कियां रहती थी, लेकिन पिछली घटना के बाद 3 लड़कियां डर के मारे रातों रात चली गईं। अब वहां सिर्फ सू लिंगशुआन और चन जीरू बचे थे। चन जीरू ने तो अगली सुबह 8 बजे की मोदू की फ्लाइट भी बुक कर ली थी। सू लिंगशुआन खुशी से उछल पड़ी और बोली, जल्दी जाना ही सही है, इसी बहाने में अपने भाई से भी मिल लूंगी। दूसरी तरफ टूटे हाथ पर प्लास्टर चढ़ाए जांग हाओ अपने बाप जंग फूगी के सामने रो रहा था। पापा, मुझे बदला लेना है, उस नीच सू लिंगशुआन को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जांग फुगुई अपने इस बेकार बेटे को देखकर इतना चिढ़ा हुआ था कि उसका मन उसे थप्पड़ मारने का कर रहा था। तेरे दिमाग में बस लगियां ही भरी हैं। बदला? तुझे पता भी है कि उनका बैकग्राउंड क्या है? मैंने सू लिंगशुआन की कुंडली खंगाल ली, पर एक छोटा सा सुराग तक हाथ नहीं लगा। अगर तूने फिर कोई पंगा लिया तो मैं तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। जांग फुगुई समझदार था, उसे पता था कि जिसका अता पता न मिले वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। पर जांग हो जैसा बेवकूफ हार मानने को तैयार नहीं था। उसने मन ही मन ठान लिया, अगर आप मदद नहीं करेंगे तो मैं खुद 10-12 लके ले जाकर उसे खत्म कर दूंगा। शुक्रवार की दोपहर तक तुम आखिरकार प्लेन से मोदू के अपने आलीशान एस्टेट पर पहुंच गए। अपने घर की जमीन पर कदम रखते ही जो सुकून मिला वो अलग ही था। सू यूमेंग कुछ मेद के साथ तुम्हारा स्वागत करने आई। मास्टर, आपने ऑक्शन में जो एंटीक्स जीते थे उन्हें कहाँ रखना है? तुम राजा की तरह लिविंग रूम के लेदर सोफा पर पसर गए। चारों तरफ एक नजर घुमाई और सीधा सामने वाले शेल्फ की तरफ इशारा कर दिया, बस वहीं कहीं भी रख दो। अगले ही पल करोड़ों की कीमत वाले वो 2 ज़ोडिएक हेड्स, लाखों डॉलर के चिंगवा कई कप्स और वो बेहद कीमती ब्रॉन्ज विंग ड्रैगन, सब कुछ ऐसे सजा दिया गया जैसे वो कोई मामूली प्लास्टिक के खिलौने हों। अगर बाहर के अमीरों को यह पता चलता, जो इन चीजों के लिए एक दूसरे का खून करने को तैयार रहते हैं, तो उन्हें तो पक्का ब्रेन हेमरेज हो जाता। अगले दिन तुम बहुत जल्दी उठ गए। कल रात अपनी बहन का स्ट्रीम देखते वक्त तुम्हें मैसेज मिला था कि वो आज सुबह 10:30 बजे तक मोदू पहुंच जाएगी। तुमने लॉन्ग बटलर को बुलाया और उसे एक गाड़ी लेकर सेकंड यंग मिस को लाने के लिए एयरपोर्ट भेज दिया। आज उसका बर्थडे था। तुमने हुक्म दिया कि गार्डन साफ करो, शाम को एक छोटा सा बर्थडे बैंक्वेट होगा। जी मास्टर, मैं अभी इंतजाम करता हूं। लॉन्ग बटलर झुक कर चला गया। 2000 स्क्वायर मीटर्स के प्राइवेट गार्डन में पार्टी करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। सुबह 10:25 पर फ्लाइट लैंड हुई। सू लिंगशुआन और उसकी दोस्त चेन जीरू और लीमो जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले, एक काली रोल्स रॉयस फैंटम उनके सामने आकर रुक गई। सू लिंगशुआन बगल से निकलने ही वाली थी कि ड्राइवर ने बाहर आकर 90 डिग्री झुक कर सलाम किया। सेकंड यंग मिस, मास्टर ने मुझे आपको लेने भेजा है, प्लीज अंदर बैठिए। सू लिंगशुआन हकी बकी रह गई। उसे लगा शायद कोई गलतफहमी हुई है, पर फिर उसे ख्याल आया कि उसके स्ट्रीम पर यंग विलेज हेड नाम के उस बड़े फैन ने इतने पैसे लुटाए थे, तो शायद ऐसी गादरी होना मुमकिन है। पर वो ड्राइवर उसे सेकंड यंग मिस क्यों बुला रहा था? उसने उलझन में चेन जीरू की तरफ देखा, जिसने बस सिर हिलाया और उसके कान में धीरे से कहा, डरिए मत, हम साथ हैं। सू लिंगशुआन घबराते हुए गादरी में बैठ गई। बैठते ही उसने सबसे पहले अपना लाइव स्ट्रीम चालू किया, क्योंकि उसे लगा कि लाइव रहने से वो सुरक्षित रहेगी और अगर कुछ हुआ तो पूरी दुनिया देख सकेगी। शनिवार की दोपहर थी। देखते ही देखते स्ट्रीम में 4Z से ज्यादा लोग जुड़ गए और पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही थी। दोस्तों, मैं मोडू पहुंच गई हूं। जो लोग जानना चाहते हैं कि विलेज हेड कौन है, वो कमेंट में 1 दबाओ। सू लिंगशुआन के ये कहते ही चैट बॉक्स में धमाका हो गया। लेजी किंग, तुम सच में उस विलेज हेड से मिलने जा रही हो? खत्म, सब खत्म। क्या मेरी मासूम लेजी किंग भी अब कैपिटलिस्ट के आगे घुटने टेक देगी? अरे भाई, करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, उसने कौन नहीं झुकेगा? और ये लाइव स्ट्रीम करने की हिम्मत तो देखो। क्या विलेज हेड कोई मोटा और गंजा बुढ़ा तो नहीं है? सू लिंगशुआन इन कमेंट से चीड़ गई। उसे पता था कि लोग फालतू की कहानियां बनाएंगे। तुम लोग फालतू बातें मत करो, मेरे मन में बस कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मुझे मिलकर चाहिए, और मैं सब कुछ लाइव दिखाऊंगी। वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम लोग
सोच रहे हो, गाड़ी तेजी से शीजाओ नंबर 1 एस्टेट के अंदर दाखिल हुई। जैसे ही वो बड़े दरवाजे खुले, सु लिंगशुआन बाहर का नजारा देखकर दंग रह गई। वो घर किसी यूरोपियन पैलेस से कम नहीं था। जब कैमरा ने पूरे एस्टेट का आलीशान नजारा दिखाया तो स्ट्रीम के फैंस का दिल टूट गया। भाई साहब, क्या ये मॉडू का सबसे महंगा सीजियाओ नंबर 1 है? सुना है इस जगह की कीमत 100 करोड़ से भी ज्यादा है। विलेज हेड के पास इतना पैसा है तो यहाँ रहना तो आम बात है। ये तो सपनों का महल है। मैं तो यहाँ सिर्फ 2 रात रहने के लिए अपने सारे दोस्तों की 20 साल की सिंगल लाइफ कुर्बान कर दूं। गाड़ी मेन बिल्डिंग के सामने रुकी। सु लिंगशुआन और उसके दोस्त नीचे उतरे। जैसे ही उन्होंने हॉल में कदम रखा, वहां की लग्जरी देखकर उनकी दुनिया ही बदल गई। वहां रखा विशाल गोल्डन फीबी टी टेबल और उसके पीछे का आंटिक शेल्फ देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक पारखी नजर वाले फैन ने शेल्फ पर रखे सामान को देखते ही ठंडी सांस भरी। अरे बाप रे, क्या मैं सपना देख रहा हूं? उस शेल्फ पर असली ज़ोडियाक हेड्स रखे हैं, 2-2 सिर। ये कोई हाई क्वालिटी फेक तो नहीं है? अबे ओ, तेरा दिमाग खराब है क्या? जो बंदा 100 करोड़ के घर में रहता है वो नकली सामान रख के अपनी बेइज्जती थोड़े ही कराएगा। सु लिंगशुआन वहां खैरी होकर सांसता लेकर आई। तभी एक खूबसूरत मेड चाय और नाश्ता लेकर आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सेकंड यंग मिस। उसी वक्त तुम दूसरी मंजिल से धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। तुम्हारे चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। तुम अपनी बहन के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने के लिए बेताब थे। आहट सुनते ही सु लिंगशुआन ने ऊपर देखा और अगले ही पल वो सोफा से ऐसे उछली जैसे कोई स्प्रिंग हो। उसकी आंखें बाहर आने को थी और वो पागलों की तरह चिल्लाई, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने हजारों मुमकिन और नामुमकिन चेहरे सोचे थे, पर यह कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका वो विलेज हेड फैन और कोई नहीं बल्कि उसका अपना सगा भाई है। हैरानी, खौफ और जबरदस्त खुशी सब कुछ उसके दिमाग में एक साथ गूंज उठा। स्ट्रीम पर तो मानो तूफान आ गया। रुको, लेजी किंग ने उसे भाई कहा, साला विलेज हेड तो इसका अपना सगा भाई निकला। हम जैसे नल्ले अपनी जेब खाली करके करोड़पति की बहन को गफ्स दे रहे थे। असली जोकर तो हम निकले। पर सु लिंगशुआन के होश तब और उड़ गए जब उसकी सहेलियां चन जीरू और लीमो, जो हमेशा उसके साथ रहती थी, तुम्हें देखते ही एकदम सावधान खड़ी हो गई। मास्टर, इस पल सु लिंगशुआन पूरी तरह सुन पड़ गई। मास्टर, इस पल सु लिंगशुआन पूरी तरह सुन पड़ गई। उसे अब जाके समझ आया कि उसके आसपास के सारे लोग तुम्हारे भेजे हुए थे और सिर्फ वही एक बेवकूफ थी जिसे खबर तक नहीं थी। तुम जोर से हंसे और उसकी तरफ बढ़े। हा 02 सरप्राइज कैसा लगा? हैरान रह गई ना? चन जीरू ने बड़ी समझदारी से उसका फोन अपने हाथ में ले लिया। सेकंड यंग मिस, मैं पकड़ लेती हूँ। सु लिंगशुआन अब खुद को रोक नहीं पाई और दौड़कर तुम्हारे गले लग गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे अब समझ आया कि उसका भाई हमेशा अंधेरे में रहकर उसकी ढाल बना हुआ था। KTV में उसे बचाने वाले वो खूंखार लोग भी तुम्हारे ही भेजे हुए थे। गंदे भाई, ये कैसा सरप्राइज है? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। पर थैंक यू भाई। तुमने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, पर तुम्हारी नजरें अचानक बर्फ की तरह ठंडी और जानलेवा हो गई। तुम्हें पता था कि वो क्या कहना चाह रही है। फिक्र मत कर, जिसने भी तुझे हाथ लगाने की जरूरत की है, मैं उनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगा। फिर तुम वापस मुस्कुराए। चल, आज तेरा बर्थडे है, मैं तुझे एक और बड़ा सरप्राइज दिखाता हूँ। इस वक्त स्ट्रीम के फैंस पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। भाई, ये तो फिल्मों जैसा ट्विस्ट है। कल तक जो लड़ी साधारण थी, आज वो अरबपति राजकुमारी बन गई। राजकुमारी का महल में स्वागत है। भाई, क्या भौकाल है? मुझे तो ये रिच ब्रदर वाला सीन बहुत पसंद आया। ठीक उसी वक्त जियांगचंग से उड़ी एक फ्लाइट के फर्स्ट क्लास में तुम्हारे माँ बाप बादलों को देखकर हैरान परेशान थे। आज सुबह जब तुम्हारा फोन आया तब उन्हें पता चला कि बदोस का वो नेक दिल नया बदोसी भी तुम्हारा ही भेजा हुआ बंदा था। पहले तो वो आने से हिचकिचा रहे थे, पर जब तुमने कहा कि आज 02 का बर्थडे है तो वो छोटे भाई सु लिंगताओ को लेकर तुरंत प्लेन में बैठ गए। बगल की सीट पर बैठा सु लिंगताओ बस यही सोच रहा था कि उसका बड़ा भाई अचानक इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया। तुम अपनी बहन को लेकर बमेसन के गराज की तरफ बढ़े। पीछे पीछे चंजीरू कैमरा लेकर चल रही थी। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, सबकी सांसें थम गईं। वो गराज नहीं बल्कि दुनिया की सबसे महंगी कार्स की एग्जीबिशन लग रही थी। 6 बुलेट प्रूफ रेंज रोव, ₹2 ब्लैक नाइट्स, रोल्स और बीच में खैड़ी 6.5 मीटर लंबी मेबाच पुलमन S 680 किसी भीमकाय दानव जैसी लग रही थी। पर यह तो बस शुरुआत थी। असली धमाका तो अंदर खेड़ी 6 सुपर कार्स थी। फेरारी ला फेरारी का पूरा जोड़ा, बुगाटी, एस्टन मार्टिन वैल्करी, केनिगसेग जेस्को और वो नायाब अपोलो। सु लिंगशुआन का दिमाग पूरी तरह क्रैश हो गया। वो बुत बनकर खड़ी रह गई। उसकी जुबान साथ नहीं दे रही। स्ट्रीम की चैट तो मानो जल उठी। भाई, ये क्या जन्नत है? क्या मैं अंधा हो गया हूँ? वो मेरी सपनों की कार लफेरारी है, वो भी 2-2। विलेज हेड, तुम तो भगवान निकले। ये कार्स का कलेक्शन देखकर तो देश का सबसे अमीर आदमी भी घुटनों पर आ जाए। तुम में अपनी जेबों
जेबों में हाथ डाला और बड़ी सादगी से पूछा, जैसे सब्जी खरीद रहे हो, बगुइया बता कौन सी पसंद है, जो भी अच्छी लगे उसे अपनी बर्थडे गिफ्ट समझ कर ले जा। सू लिंगशुआन ने कांपते हाथों से एक सुपरकार की बॉडी को छुआ और उसकी आवाज कांपने लगी। भाई, ये इतनी महंगी कार है, अगर कहीं खरोंच लग गई तो? तुमने बेफिक्री से हाथ हिलाया। खरोंच लग गई तो क्या? कारें चलाने के लिए होती है, थूक गई तो फेंक देंगे, मैं तुझे दूसरी दिला दूंगा, इसमें इतना क्या सोचना, बस कुछ करोड़ों की तो बात है। ये कुछ करोड़ों वाली बात सुनकर फैंस का जी जल गया। भाई, ये कोई इंसान बोल रहा है, हमें भी ऐसा भाई चाहिए। साले अमीर भाई, सुन रहे हो तुम लोग कितना शो ऑफ कर रहा है? भाई, क्या तुम्हारे 1000 स्क्वायर मीटर के एस्टेट में कोई कुत्ता रखने की जगह है? मैं भौंकना भी जानता हूँ और बचा हुआ खाना भी खा लूंगा, बस मुझे दरवाजे पर रख लो। सू लिंगशुआन की नजरें एक बैंगनी रंग की बीस्ट पर टिकी थी। ये कौन सी कार है? तुमने बड़े आराम से समझाया। ये आस्टन मार्टिन वैल्केरी है। ये और वो लाल वाली फेरारी दोनों तेरी है। लगियों पर ये रंग ज्यादा खिलते हैं। अभी 2 दिन यहीं एस्टेट के आसपास इन्हें चला के हाथ साफ कर ले, तब तक सू लिंगताओ भी आ जाएगा। फैंस की जलन अब बर्दाश्त से बाहर थी। ऐसा भाई सबको मिले। वापस गार्डन की घास पर आते ही सू लिंगशुआन ने फोन हाथ में लिया और सीधा कैमरा की तरफ देखकर ऐलान किया, दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब तो आपने देख लिया कि विलेज हेड मेरा सगा भाई है, तो अब फालतू बातें बंद करो, बाय बाय। उसने स्ट्रीम बंद कर दी। अब जब कोई बाहरी नहीं था तो उसने अपनी गर्दन टेढ़ी करके तुम्हें घूरना शुरू किया। भाई, अब सच सच बताओ, तुम्हारी अभी ग्रेजुएशन खत्म हुई है, तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? तुम्हें पता था वो ये पूछेगी, तुमने बिना पलक झपकाए झूठ बोल दिया। अरे, कुछ दिन पहले समंदर किनारे टहल रहा था, अचानक आसमान से एक सुनहरी रोशनी गिरी और एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग प्रकट हुए। कहने लगे कि वो कुबेर हैं और उन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए जो उनका पैसा उड़ा सके। उन्होंने मुझे कुछ अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड्स दिए और खुद गायब हो गए। सू लिंगशुआन जोर से हंस पड़ी। वो समझदार थी, उसे पता था कि हर किसी के अपने राज होते हैं, इसलिए उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसने अचानक तुम्हें गले लगा लिया। भाई, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। तुमने उसके छोटे से सिर को सहलाया। पगली, तू मेरी इकलौती बहन है। अगर मैं तुझ पर पैसे नहीं उड़ाऊंगा तो क्या दुनिया पर उड़ाऊंगा, वरना कोई भी लगा तुझे 10 रुपए की चाय पिलाकर बेवकूफ बना ले जाता और पापा मुझे जान से मार देते। दोनों भाई बहन हंसी मजाक कर रहे थे कि तुमने घड़ी देखी। चलो, अब बहुत हुआ, मम्मी पापा और छोटा भाई बस पहुंचने ही वाले होंगे, उन्हें लेने एयरपोर्ट चलना है। सू लिंगशुआन हैरान थी। मम्मी पापा भी आ रहे हैं? तुमने उन्हें कैसे मनाया? तुमने शरारत से कहा तेरे बर्थडे का लालच देकर। अब वो यहाँ आ रहे हैं तो मैं उन्हें वापस जाने ही नहीं दूंगा। उधर दूर लॉन्ग बटलर गाड़ियों का काफिला लेकर पार्टी का सामान और कीमती चीजें लेकर वापस आ रहा था। तभी मोदू के लॉन्गथेंग शिपिंग ग्रुप के हेड ऑफिस में सन्नाटा था। ये वो कंपनी थी जिसका टर्नओवर पिछले साल 2000 करोड़ पार कर गया था और उनके पास सैकड़ों जहाजों का बेड़ा था, पर आज वो ग्लोबल ग्रुप के सामने एक छोटी सी चींटी जैसी लग रही थी। चेयरमैन वैंग टैंग अपने केबिन में बैठा सर पकड़कर सोच रहा था कि आखिर उसके साथ ये डिमेंशनल स्ट्राइक किसने की है। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी बर्बादी की शुरुआत कहां से हुई। सच तो ये था कि लॉन्गथेंग ग्रुप की परफॉर्मेंस गिर रही थी, लेकिन हालत इतनी भी खराब नहीं थी कि कंपनी ही बेचनी पड़ जाए। चेयरमैन वांगटिंग समझ नहीं पा रहे थे कि सामने वाला आखिर उनके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है। वो गुस्से में टेबल पर हाथ पटक कर उन्हें बाहर निकल जाने को कहना चाहते थे, लेकिन उस खौफनाक कैपिटल के दबाव के आगे उनके शरीर में इतनी हिम्मत तक नहीं बची थी। खटखट, तभी केबिन का दरवाजा खुला। सेक्रेटरी अपनी हाई हील्स खटखटाते हुए तेजी से अंदर आई। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। वैंग सर, ग्लोबल ग्रुप के आजिया रीजन के हेड आए हैं। वांगटंग ने एक ठंडी आह भरी, जैसे वो पल भर में 10 साल बूढ़े हो गए हों। जो होना है वो तो होकर रहेगा, उन्हें अंदर बुलाओ। कुछ मिनटों बाद ग्लोबल ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव ली चेन अपने 2 आदमियों के साथ बड़े रौब से अंदर दाखिल हुए। वांगटंग ने तुरंत चेहरे पर एक नकली मुस्कान सजाई और आगे बढ़े। ली सर, आपके आने की खबर नहीं थी। ली चेन ने हाथ हिलाकर औपचारिकताएं बीच में ही काट दी और सीधा सोफा पर पसरते हुए मुद्दे पर आए। वांग सर, हमारी शर्तों के बारे में क्या सोचा? आपको 10% डिविडेंड्स का हक मिलेगा और आपकी पोजीशन भी वही रहेगी। आपके पास जो 41% शेयर्स हैं, उन्हें हम 15% प्रीमियम के साथ खरीदने को तैयार हैं। ये ऑफर सच में बहुत लालच भरा था। वांगटंग को अच्छी तरह पता था कि वो खुद 50 पार कर चुके हैं और उनका निकम्मा बेटा इस ग्रुप को संभाल नहीं पाएगा। पुराने शिकारी उसे जिंदा चबा जाएंगे। वांगटंग को हिचकिचाते देख ली चन ने एक और चाल चली। वैंग सर, सच तो ये है कि हमारे हेडक्वार्टर ने लॉन्गटन को खरीदने के लिए $200 बिलियन का काश अलग रखा है। हमारा इरादा तो इसे जबरदस्ती टेक ओवर करने का था, पर हमारे मास्टर आपकी इज्जत करते हैं, इसलिए बैठकर बात कर रहे हैं। बेहतर होगा कि आप ये मौका हाथ से न जाने दें। धराम,
वांग तंग के दिमाग में जैसे बिजली करकी। $200 बिलियन कैश। साला अगर मैं अपनी पूरी कंपनी भी बेच दूं तब भी ये रकम कम पड़ेगी। ये तो पैसों के दम पर गला घोटने वाली बात थी। बिल्कुल बेरहम उन्होंने हिम्मत जुटाकर आखिरी कोशिश की। ली सर, अगर मैं मान भी जाऊं तो बाकी शेयर होल्डर्स नहीं मानेंगे। उनकी बात पूरी होने से पहले ही ली चन के पीछे खेरे आदमी ने शेयर ट्रांसफर के कागजात की एक भारी गड्डी मेज पर पटक दी। वांग सर, आप जरूरत से ज्यादा फिक्र कर रहे हैं। आपके शेयर्स और मार्केट में मौजूद 10% के अलावा बाकी 49% शेयर्स हम पहले ही खरीद चुके हैं। वांग तंग ने उन फाइलों को देखा और एक कड़वी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। ये नेगोशिएशन नहीं था, ये तो आखिरी वार्निंग थी। अगर उन्होंने अब ना कहा तो अंजाम मौत से भी बुरा होगा। ठीक है, मैं साइन करता हूं, वांग तंग ने दांत पीसते हुए कहा, पर मेरी एक शर्त है। मैंने ये कंपनी खून पसीने से खैरी की है। मैं इसे किसी विदेशी के हाथों में नहीं सौंपूंगा। मुझे आपके असली मालिक से मिलना है। अगर वो हिंदुस्तानी है तो मैं अभी साइन कर दूंगा। ली चन हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बूढ़े में अभी भी इतनी खुददारी बची है। वो एक कोने में गया और फौरन जाओ रुइलोंग को फोन लगाया। जाओ रुइलोंग की हिम्मत नहीं थी फैसला लेने की, तो उसने सीधा तुम्हें कॉल किया। तुम एयरपोर्ट जा रहे थे। वांग तंग की ये बात सुनकर तुम्हें हंसी आ गई। दिलचस्प बंदा है। ठीक है, उसे बोल दो कि कल सुबह शीजा नंबर 1 एस्टेट पर हाजिर हो जाए। ली चन ने फोन रखा और वांग तंग की तरफ हमदर्दी भरी नजरों से देखा। किस्मत अच्छी है तुम्हारी, हमारे मास्टर मान गए हैं। कल सुबह शीजाओ नोवन एस्टेट पहुंच जाना। अब यहां साइन करो। एक्सियाओ नो 1 एस्टेट। वांग तंग के दिल में उथल पुथल मच गई, पर उसने कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की और कांपते हाथों से साइन कर दिए। निकलते वक्त ली चन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और एक गहरी बात कही। वांग सर, हमारे मास्टर से मिलना कोई मामूली बात नहीं है। अपने अच्छे नसीब का शुक्रिया अदा करो। उधर तुम अपने मम्मी पापा और भाई सुलिंगताओ को लेकर अपने शाही विला पहुंच चुके थे। जैसे ही वो गादवी से उतरे, उस महल जैसे एस्टेट को देखकर उनके जबरे गिर पड़े। मम्मी ली जाओ ने जब उस अंतहीन फैली हुई जमीन को देखा तो उनका दिल बैठ गया। हे भगवान, इतनी बारी जमीन खाली पड़ी है, इसमें तो कितनी सारी गोभी और प्याज उगाए जा सकते थे। ये सुनकर तुम्हारा सिर चकरा गया। मम्मी का ये किसान वाला अंदाज बदलना थोड़ा मुश्किल होने वाला था। सु लिंगताओ ने अपनी आंखें मलते हुए दूर लगे एक अजीब से पैर की तरफ इशारा किया। भाई, मैं सपना तो नहीं देख रहा। क्या वो सच में कीमती ईंट के पाइन है? इसकी कीमत क्या होगी? आउच दीदी, आपने मुझे चिकोटी क्यों काटी? सु लिंगताओ सु लिंगशुआन ने अपनी आंखें घुमाई। तू ही तो जानना चाहता था कि सपना है या हकीकत। बस तेरी मदद कर दी। सबने मिलकर शानदार डिनर किया। तुमने फिर से वही कुबेर और पैसे उड़ाने वाली कहानी सबको सुनाई। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था कि वो यकीन करे या नहीं, बस वो पुलिस को न बुला ले। खुशी की बात यह थी कि मम्मी पापा भले ही सादा और सीधे थे, पर बेवकूफ नहीं थे। जब तक तुम कुछ गलत नहीं कर रहे, वो चुप रहना ही बेहतर समझते थे। उधर लॉन्ग बटलर गार्डन में शानदार बर्थडे बैंक्वेट की तैयारी कर रहा था। तभी हुक्का पी रहे पापा सू जियनजोंग में अचानक मेज पर अपना पाइप ठोका। उनकी नजरें तुम्हारी तरफ एकदम गंभीर थीं। शाओ तियान, मुझ में इतनी काबिलियत नहीं थी कि तेरी मदद कर सकूं, पर एक बात याद रखना, अब तू जो भी करे पीछे कोई सुराग मत छोड़ना। समझ गया? दंग रह गए। तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे सीधे सादे पापा के अंदर भी इतना सख्त पहलू छुपा है। तुमने पापा की उस सुराग मत छोड़ना वाली बात का मतलब गहराई से समझा। इसका मतलब साफ था कि दुश्मन की जड़ें ही काट देना ताकि कोई पलट कर न देख सके। पापा मम्मी, अब आप उस पुराने गांव वापस नहीं जाएंगे। इसी 1 करोड़ के विला में आराम से रहिए। कुछ दिनों बाद मैं एक प्राइवेट जेट अरेंज कर दूंगा। आप पूरे देश की सैर करना। सू जियनजोंग की आंखों में चमक आ गई। आधी जिंदगी गरीबी में काट दी, अब बेटे के पास पावर है तो गांव में मिट्टी क्यों फांके। उन्होंने मम्मी का हाथ पकड़ा और बोले, सुनो जी, हमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी हनीमून नहीं मनाया। ये सब काम बेटे पर छोड़ो और चलो हम अपनी दुनिया जीते हैं। मम्मी शर्म से लाल हो गईं और उन्हें डांटने लगी। तुम अपनी हंसी रोकते हुए सु लिंगताओ और सु लिंगशुआन को लेकर वहां से खिसक लिए। जैसे ही गैराज का दरवाजा खुला, सु लिंगताओ की नजरें उन सुपरकार्स की कतार पर ऐसी टिकी कि उसकी लार टपकने लगी। तुमने उन फौलादी मशीनों की तरफ ऐसे इशारा किया जैसे बाजार में आलू प्याज खरीद रहे हो। जो भी पसंद है 2 कारें चुन ले। जब तू कॉलेज वापस जाएगा मैं सीधा कार्गो से उन्हें वहां भेज दूंगा। सु लिंगताओ पहले तो खुश हुआ, फिर उसका चेहरा लटक गया। भाई, मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है। तुमने अपनी आंखें घुमाई। इतनी सी बात? लाइसेंस तो मैंने पहले ही पैसे देकर बनवा लिया है, कल तक तेरे हाथ में होगा। तू अगर तांक भी चलाना चाहे तो तेरा भाई तेरे लिए रास्ता बनवा देगा। सु लिंगताओ की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत एक सफेद कोनिक्सेग जेस्को और एक अपोलो आईए चुन ली। तुम उसे एस्टेट में घूमते हुए देख रहे थे और समझ रहे थे कि इस बेचारे पर पढ़ाई का कितना बोझ था। वो इतना डरा हुआ था कि जिस लड़की को वो पसंद करता था उसे भी उसने आई एम सॉरी कह दिया, क्योंकि उसे लगता था कि वो उसके लायक नहीं है। तुम्हारे जासूसों ने पहले ही सब पता लगा लिया था। पगले भाई, तुझे क्या पता कि अब हमारे पास सिर्फ पैसा ही पैसा है।
तुम्हें लगा कि इसे एक तगड़ा रिच किड वाला मेकओवर देना पड़ेगा। रात होते ही वो 2000 स्क्वायर मीटर का गार्डन किसी जन्नत जैसा लगने लगा। बारी बेरी मेजों पर दुनिया के बेहतरीन लजीज पकवान सजे थे। चारों तरफ फूलों की खुशबू और डिजाइनर यूनिफॉर्म्स में तैयार मेड्स की कतारें खड़ी थी। जैसे ही तुम परिवार के साथ वहां पहुंचे, लॉन्ग बटलर के एक इशारे पर बॉडीगार्ड्स ने आतिशबाजी शुरू कर दी। धाएं धाएं उन धमाकों और रोशनी ने मोदू के आधे आसमान को जगमगा दिया। सू लिंगशुआन ये सब देखकर इतनी इमोशनल हो गई कि उसकी आंखों से आंसू छलक आए। तभी सारी मेड्स एक साथ 90 डिग्री झुकी और उनकी आवाज आसमान तक गूंजी। सेकेंड यंग मिस, जन्मदिन मुबारक हो। ऐसा मंजर तो आम आदमी सपने में भी नहीं देख सकता। तुम वाइन का गिलास थामे अपने परिवार की खुशी देख रहे थे, पर तुम्हारी आंखों में अचानक एक चमक आई। बहन का बर्थडे खत्म हुआ, अब कल उन कुत्तों की बारी है जिन्होंने उसे परेशान किया था। उन्हें सदकों पर भीख मंगवाने का वक्त आ गया है। बैंक्वेट खत्म हुआ, तुमने एक झटपट शावर लिया और अपने भाई सुलिंगताओ के कमरे में घुस गए। वो बालकनी में बैठा चांद को ताक रहा था। हमने एक कुर्सी खींची और उसके सिर पर चपत लगाई। ओए मजनू, आधी रात को यहाँ देवदास बनकर क्या सोच रहा है? सुलिंगताओ ने एक लंबी सांस भरी। भाई, अगर कोई लगदी आपको प्रपोज करे और आप मना कर दे पर बाद में पछतावा हो तो क्या करना चाहिए? तुम्हें लगा कि उसे एक जोर का थप्पड़ लगाऊं? साला अभी 18 का हुआ है और जवानी चढ़ रही है। अबे आतेन की उम्र में तो ये सोचना चाहिए कि मैं दुनिया का राजा हूं। तू ये पुरानी बातें लेकर क्यों बैठा है? भाई, आप नहीं समझेंगे, गरीब बच्चों को जल्दी बड़ा होना पड़ता है। तुम हंस पदे, मुझे मत सिखा। जब तू छोटा था तब से मैं दुनिया देख रहा हूं। मैंने जितना नमक खाया है उतनी तूने रोटियां नहीं खाई। वो इसलिए क्योंकि आप नमक ज्यादा खाते हो। सुलिंगताओ ने पलटकर जवाब दिया। तुम्हारी हंसी मजाक से उसका उदास चेहरा खिल गया। तुमने हाथ सिर के पीछे रखे और गंभीर होकर कहा, सुन, मुझे सब पता है। वो गरीब बच्चा वाला नाटक अब खत्म कर दे। अब हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तुमने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब सिर्फ किताबी कीड़ा मत बने रहना। जितना मन करे उतना पर्द पर खुश रहना सबसे जरूरी है। पहले हमारे पास मौका नहीं था, पर अब तू और 02 इस दुनिया के VIP हो। जैसा चाहो वैसा जियो, बस दिमाग ठिकाने पर रखना। तुमने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। और वो लगी जिसने तुझे प्रपोज किया था, मैंने उसका सारा बैकग्राउंड चेक करवा लिया है। लगी अच्छी है और दिखने में भी परी है। अब से उसके साथ बाहर घूमने जाया कर। हर वक्त किताबों में घुसे रहने से बीवी नहीं मिलती। तुम खड़े हुए और उसके कंधे थपथपाए। याद रख, बाहर तेरी पहचान हमारे खानदान की इज्जत है। हम किसी से फालतू नहीं उलझते, पर अगर कोई हमारे सिर पर चढ़ने की कोशिश करे तो उसे कुचल देना। बाकी मैं संभाल लूंगा। चल अब सो जा, कल तुझे सुपरकार चलानी है। तुम अपने कमरे की तरफ चल दिए, जबकि सू लिंगताओ हैरान खड़ा था। साला, भाई को मेरे प्रपोज होने की बात कैसे पता चली? अगली सुबह तुमने 3 चमचमाती सुपरकार्स विला के बाहर असफल रोड पर खड़ी करवा दी। लॉन्ग बटलर और बॉडीगार्ड्स कतार में खड़े थे। पूरा भौकाल टाइट था। तुम खुद सू लिंगताओ और सू लिंगशुआन को उन पैसा खाने वाली मशीनों को चलाने का तरीका समझाने लगे। तुम्हें भी ज्यादा नहीं पता था, पर बड़े भाई का रुतबा तो दिखाना ही था। आधे घंटे बाद वो दोनों धीरे धीरे सड़क पर गाड़ियां दौड़ाने लगे। तभी दूर से एक काली कार आकर लॉन्ग बटलर के पास रुकी।